न्यूमरोलॉजी आखिर इतने सालों में कहाँ तक पहुँच गई है? 2020 या 2021 के पैंडेमिक के बाद लोगों में अपने बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ी है। जब भी न्यूमरोलॉजी आती है दिमाग में एक ही चीज आती है, 1 से लेकर 9 नंबर। 9 नंबर नहीं होते हैं, 10 नंबर होते हैं। आपके मोबाइल नंबर में 5 सत्ते हैं तो समझ लो कि कुछ गलत हो रहा है। आपको लाइफ में केवल पैसा ही नहीं चाहिए, बिजनेस ही नहीं चाहिए, आपको फैमिली भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, Balance। सब चीज़ें चाहिए आपको। ठीक है, तो आप ऐसा नंबर मत लो। डर, ये बिकता भी बहुत है और बेचा भी खूब जाता है। डर बेचा जाना सही नहीं है। ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की दशा में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोलॉजी में 45 टाइप की दशाएं होती हैं। उनमें से कौन सी दशा आपके लिए है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करेगी। न्यूमरोलॉजी में 3 तरह की दशाएं मानी गई है। किसी के नाम में ए एक्स्ट्रा आ गया, किसी में के एक्स्ट्रा आ गया, किसी में कुछ था ही नहीं वो भी आ गया। तो नाम बदलने की परंपरा काफी टाइम से चल रही है। सब आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। अगर आप मानते हो तो होता है, अगर आप नहीं मानते तो नहीं होता। बहुत सारे लोगों को अपनी सही डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होती। उसमें फिर आपके काम आएगी। हेलो दोस्तों, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के एडवांस्ड फेज के बारे में। जी हाँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन सब का पॉडकास्ट आप पहले भी हमारे चैनल पे देख चुके हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उस पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया। हजारों में आपने व्यूज़ दिए, काफ़ी कमेंट्स भी किए और उस पॉडकास्ट में सर ने आप सबसे वादा किया था कि सर एक पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें एडवांस न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। तो उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सर हमारे साथ में हैं और आज हम जितने भी पुराने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हमारे पिछले पॉडकास्ट में, अगर आप वो देखना चाहें तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। और फिर इस पॉडकास्ट में जो आगे की बातें हम करने वाले हैं सर के साथ, अपन को वो अच्छे से देखनी है, समझनी है और आपको ये रिलेट करना है कि आपकी लाइफ में उस नॉलेज से क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, आप अपने लाइफ के सही डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। तो सर एक बार मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि मैंने लास्ट बार प्रॉमिस किया था मैम से कि बहुत ही जल्दी मिलेंगे, हालांकि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी एडवांस हम बातें करने वाले हैं और मैं इंश्योर करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि आज के दिन का उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा ये, जब भी वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ। ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक बातें तो हर जगह हो ही रही हैं न्यूमरोलॉजी की। राइट। एडवांस बातें कई बार जो कोचेज़ होते हैं वो खुद भी रिवील नहीं करते और शायद लोगों तक ये बातें पहुंच भी नहीं पाती हैं। राइट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो वादा किया आप उसको निभाने के लिए हमारे साथ फिर से आए हैं। नहीं, मैं आज भी एक वादा करके जाऊँगा कि नेक्स्ट एक 3rd एपिसोड हम और करेंगे जल्दी ही। अरे वाह! तो फिर तो गाइज़ आप इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लास्ट बार की तरह खूब सारा फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो सर अपन शुरू करें इस हाँ, हाँ। एडवांस न्यूमरोलॉजी के बारे हाँ। में। तो उसमें सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि न्यूमरोलॉजी आखिर इतने सालों में कहाँ तक पहुँच गई है हाँ, हाँ। और इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? देखो कहाँ तक पहुँच गई है और मैं कैसे फ्यूचर देखता हूँ, या मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन सारे आज की डेट की जनरेशन के जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं या एक आम आदमी है, वो इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आज जो चल रहा है। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच गई है का इसका आंसर ये है सर कि लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी है, पहली चीज़ ये है। नो डाउट। और स्पेशली आफ्टर कोविड, मतलब 2020 या 2021 के पैंडेमिक के बाद लोगों में अपने बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ी है। दूसरी चीज़ कि डिसीजन मेकिंग लेने से पहले अगर हमें ये पता लग जाए कि यार मैं ये काम करने वाला हूँ, तो या क्या ये मेरे लिए काम ये सही होगा, नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो आप सोचो कितना टाइम हम सेव कर सकते हैं किसी का, कितनी एनर्जी सेव कर सकते हैं, कितना पैसा सेव कर सकते हैं, अगर पर्सन इस चीज़ को मानता है या इससे अलाइन होने की कोशिश करता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि जब हम बोलते हैं कि कितनी न्यूमरोलॉजी पहुँच गई, कहाँ तक पहुँच गई, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। अच्छा। इसका कारण ये है, हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। हम यूट्यूब पे देखते हैं, इस टाइप की रील्स आती है, इस टाइप के पॉडकास्ट आते हैं, तो हमें लगता है कि अरे यार सब यही देख रहे हैं, सब ये नहीं देख रहे। अभी भी आप चल जाओ, आप कोटा चल जाओ, टोंक चल जाओ, बूंदी चल जाओ, जैसलमेर चल जाओ, वहाँ नहीं जानता कोई न्यूमरोलॉजी को इतना। यानी कि छोटे बेल्ट के शहरों में अभी भी इसकी पहुँच नहीं है। वहाँ पर ओके। आज भी पंडित जी से हाथ दिखाना है, पंडित जी से कुंडली पंचांग दिखाना देख है। के बता दो हाँ। साहब मैं क्या है क्या नहीं है, हम्म। वहाँ तक ही सीमित है। दूसरी चीज़ आम आदमी अभी भी अपनी लाइफ के कुछ स्पेशल इवेंट्स को ही डिस्कस करना चाहता है, जैसे कि बच्चा हो गया, नाम क्या रखना है, ठीक है, या कुछ स्पेसिफिक रिचुअल हो गए, या मेरा मकान कब बनेगा, शादी नहीं हो रही, शादी बता दो, मांगलिक है या नहीं है, या मेरी जॉब या बिजनेस किस चीज़ का करूँ, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग पूछते हैं। लेकिन मेट्रो सिटी या जो बड़ी सिटी है, मान लो बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मेरे क्लाइंट सब जगह है यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों की क्यूरियोसिटी अपने हर दिन को जानने की है
ओके। ठीक है, कि यार मेरी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है कल, तो क्या वो मेरे पक्ष में होगी, या मैं किसी से डील करने जा रहा हूँ। अब वो मेरी डील मान लो 1 करोड़ रुपए की है, 2 करोड़ की है, तो अगर मैंने 2-5 हज़ार किसी न्यूमरिस्ट को दे दिए सजेशन देने के लिए, तो मेरा क्या गया, मेरा तो मतलब मेरे लिए वो पिनट है केवल, ठीक है। करेक्ट। तो ये वाली चीज़ है सर अभी। अब दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आगे क्या है? हाँ। आगे क्या है? आगे का जो फ्यूचर है, थोड़ा-सा डामाडोल है। अच्छा, आप खुद ये कारण बात समझ रहे मैं हैं। खुद ये बात बोल रहा हूँ, इसका कारण ये है कि हम जिस समय में जी रहे हैं ना, वो एआई का टाइम है, ठीक है? अगर आप बात करें 2030 की, तो 2030 एक ऐसा टाइम आने वाला है आज के 3-4 साल बाद कि हर पर्सन जितना भी है, एआई के बारे में जान चुका होगा। आज भी जानता है, लेकिन हर पर्सन तक वो चीज़ पहुँच चुकी होगी। हर पर्सन की जेब में अपना न्यूमरोलॉजिस्ट और अपना एस्ट्रोलॉजर बैठा होगा। वो उसको पूछेगा कि हाँ जी, मेरा कल का दिन कैसा होगा? वो बताएगा कि आज कल का दिन ये ऐसा होगा। अच्छा, कल का दिन अगर मेरे लिए थोड़ा-सा हार्ड है, तो मैं क्या-क्या रेमेडी करूँ? आपको एआई बताएगा कि आपको ये मंत्र बोलना है। मुझे मंत्र नहीं आता, मैं और क्या करूँ? आपको जब घर से बाहर निकलो तो ये वाला पाँव पहले रखना है। मुझे मुझे ये भी नहीं करना, मैं क्या करूँ? आपको एआई बताएगा कि आपको ये वाले कपड़े पहनने हैं। मुझे ये भी नहीं करना, मैं बताओ क्या करूँ? आपको इस कलर का कोई लिक्विड पीना है। तो मतलब हर चीज़ अगर एआई बता देगा, तो हम क्या करेंगे फिर? ओके। ठीक है? तो आने वाला भविष्य केवल उन लोगों का है जो जेन्युइनली काम करेंगे, जो इसमें रिसर्च करते रहेंगे, यानी बियॉन्ड द एआई, ठीक है? जो इसमें रिसर्च करते रहेंगे, जो अपना एरिया बढ़ाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सीख लिया, मेरे पास एक पीडीएफ आ गई 150 पन्नों की कि हाँ जी, 1 नंबर ये होता है, 2 नंबर ये होता है, कंपाउंड ये होता है, ये होता है, ये होता है, 1 नंबर की रेमेडी ये है, 2 नंबर की रेमेडी है। वो तो नहीं चलेगा आने वाले टाइम में। मैं बिल्कुल बेसिक्स तो खत्म हो जाएँगे। बेसिक खत्म हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बेसिक मतलब हर आदमी को पता है वो सर हाँ, बेसिक्स। मैं क्या बात करूँ आपसे आके कि 1 नंबर ईगो का होता है, 2 नंबर सेंसिटिविटी का होता है, 3 नंबर वाला एडवाइज़र बन जाएगा, 4 नंबर वाला गुंडा होता है, 5 नंबर वाला कम्युनिकेशन का होता है, 6 नंबर वाला होता है बिल्कुल वीनस वाला बता बता दिया उसको, हाँ, सुंदर सा होता है, हाँ, 7 नंबर वाला स्पिरिचुअल होता है, 8 नंबर हाँ, वाला लेबर क्लास होता है, 9 नंबर वाला इमिटर होता है, हाँ, कि भाई वो लोगों की हेल्प करता है। हाँ, अब इस चीज़ को मैं कितना बताऊँ मैं इस चीज़ को? तो यहाँ तो नहीं चलेगा। अगर हुँ, आपको करियर बनाना है, लोगों की हेल्प करनी है या नेक्स्ट लेवल पे जाना है, करेक्ट। या एटलीस्ट आपका, मैं बात करूँ अगर मुझे जयपुर में तो कोई जाने, मैं हाँ, इंडिया लेवल की तो बात ही नहीं कर रहा। हुँ, मुझे जयपुर में तो कोई जाने, हुँ, तो उसके लिए आपको है ना बियॉन्ड सोचना पड़ेगा बेसिक्स के, ओके। ये चीज़ है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपने बताया कि क्योंकि अभी भी लोग क्या कर रहे हैं ना अपने बातों में, अपने डिस्कशंस में एआई को थोड़ा इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। हुँ, हुँ। एआई की जो रियल पावर है, एआई कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल हुँ। रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग इससे थोड़ा दूर हैं। उन्होंने आँख बंद कर ली है, जैसे बिल्ली दूध पीती है आँख बंद करके, हाँ, तो बिल्ली को लगता तो है कि नहीं देखो कुछ होगा। सीधी-सी बात है, हाँ, अगर मैं एज़ ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज़ ए कंसल्टेंट बोलूँ, तो मुझे एआई को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। करेक्ट। अगर मैं अपनी रिसर्च में एआई का यूज़ करूँ, तो मैं किस लेवल तक लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल। ये जानना पड़ेगा। ना कि नहीं, मैं तो एआई से मैं तो नहीं करूँगा, एआई से यार पता नहीं झूठ बोलता है, ऐसा है, वैसा है, तो वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आपकी आने वाली लाइफ़ एआई के बगैर नहीं चलेगी। ये जैसे बात आज हम आप सोचो कि आप 2 मिनट में कोई कभी खबर आए कि व्हाट्सएप बंद हो गया। हुँ, आप इमेजिन कर सकते हो आपकी लाइफ़ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है उस चीज़ का? व्हाट्सएप बंद हो गया, इंस्टा बंद हो गया, यूट्यूब बंद हो गया, हिल जाएँगे सारे के सारे। करेक्ट। तो आने वाले टाइम में ना एआई ही रूल करेगा। जिसने इसको दोस्त बना लिया, वो भी रूल करेगा। जिसने इससे दोस्ती नहीं करी, उसके लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होगी फिर वो। करेक्ट। तो सर आपने जैसे कहा कि भई बेसिक्स वाला तो चलो ठीक है, एआई की हेल्प से बहुत सारे लोग करेंगे। तो हुँ, अपन सवाल को भी उसी तरफ से पूछते हैं कि हुँ। जो नंबर्स हैं, अभी तक जब भी न्यूमरोलॉजी आती है, दिमाग में एक ही चीज़ आती है, 1 से लेके 9 नंबर। हाँ। तो इस 1 से 9 के अलावा आगे पीछे कुछ और नंबर है कि नहीं? देखो, आपके सवाल को थोड़ा-सा मैं इम्प्रोवाइज़ करता हूँ हुँ, कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर हुँ। प्लस क्या न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक ही देखा जाता है? हाँ, ये भी ठीक एक है? सवाल है। क्या हम इसके अलावा भी कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं या देख सकते हैं? हुँ, ठीक है? क्योंकि आप सुनोगे आपका मूलांक ये है, आपका भाग्यांक ये है। हुँ, मूलांक बताता है आपको सेल्फ को, भाग्यांक हुँ, बताता है आपकी लाइफ़ को कि आप करियर कैसा रहेगा, आपके 36 साल के बाद ये करोगे, हुँ, न्यूमरोलॉजी खत्म। हुँ, ठीक ठीक है, आपका पर्सनल ईयर ये है, आपका पर्सनल मंथ ये है, न्यूमरोलॉजी खत्म। या आपका नाम आ रहा है 4 पे आ रहा है, एक ए हाँ, जोड़ लो, हाँ। 5 पे आ गया, न्यूमरोलॉजी खत्म। तो ये एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास तक की चीज़ें हैं केवल। ठीक ठीक है? है। इससे बहुत बियॉन्ड है। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ 1 से लेके 9 नंबर तक, कि 9 नंबर हो गए, हुँ, 9 नंबर नहीं होते हैं, 10 नंबर होते हैं, पहली चीज़। ओके, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेकर 9 नंबर तक होते हैं। 0 भी एक हीरो की भूमिका निभाता है हमारी न्यूमरोलॉजी में, ओके। ठीक है? अगर मैं बात करूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको सर, मैंने मान लो 10 मेंटर से सीखा,
न्यूमरोलॉजी पिछले 7-8 साल में, 6-7 साल में। मुझे केवल 2 ने जीरो के बारे में बताया है। ओके। हाँ, और जब मैंने उसको अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने क्लाइंट के साथ उसको यूज़ करने लगा मैं, तो उसके रिज़ल्ट बहुत शानदार थे। हम जिस जीरो को इग्नोर करके चलते हैं ना कई बार, वो जीरो है ना कई बार चीज़ें बदल देता है, ठीक है? ओके, बट चार्ट्स वगैरह में तो कहीं जीरो दिखता नहीं है। इसलिए तो जीरो को लेते नहीं है। तो अच्छा, उसको क्योंकि नॉलेज हम ही नहीं है तो क्योंकि लेते वो कंफर्ट ज़ोन में नहीं है। हाँ, भाई चार्ट में क्या है, जैसे लोशो ग्रिड है हाँ, या आपका वैदिक ग्रिड है, या हर एक नंबर का एक स्पेसिफिक ग्रिड होता है। 1 नंबर का ग्रिड अलग है, 2 नंबर का ग्रिड अलग है, जिन्हें हम यंत्र भी बोलते हैं, है ना? उसमें आते ही 9 नंबर हैं, तो हम जीरो को डालें कहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, लेकिन जीरो की सिग्निफिकेंस होती है, 2 तरीके से हम देख सकते हैं इसको। पहला, सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जीरो आ रहा है, ठीक है? तो वो जीरो कितनी बार आ रहा है? अगर वो 1 बार है, दैट इज़ फाइन, वो काम करेगा मरकरी का। आप उसको एज़ ए कंसिडर कर सकते हो मरकरी, यानी 5 नंबर, ठीक है? 2 बार आ रहा है, तो भी ठीक है। जैसे ही वो 3 बार से ज़्यादा जीरो आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बर्थ हुआ है सन 2000 में या 10 तारीख अक्टूबर 2000, 00000, तो फिर वो काम करेगा राहु का, वो नेगेटिव जीरो है, अच्छा। ठीक है? यही चीज़ आपके मोबाइल नंबर में भी काम करेगी। अगर मोबाइल नंबर में जीरो आ रहा है 1 बार, तो डेट काइंड ऑफ सूर्य है, उसको वहाँ सन माना जाएगा। यहाँ पर चीज़ें चेंज हो चुकी है। ओके। डेट ऑफ बर्थ अलग है, मोबाइल नंबर में अलग है, तो वहाँ माना जाएगा उसको सूर्य की एनर्जी देगा। जैसे ही वो रिपीटेड आएगा, वो आपकी लंका लगा देगा। ओके, तो ये जो एड्स आते हैं कि अगर आपके मोबाइल नंबर में 5 सत्ते हैं तो समझ लो कि कुछ गलत हो रहा है, 5 ये है, 4 4 हैं, ये सब बातें सही हैं? पार्शियली सही पार्शियली सही। है ना? कारण इसका ये है कि अगर आप कोई प्रीमियम नंबर लेते हो, मान लो, आप एक पर्सन हो, आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आपको लाइफ में केवल पैसा ही नहीं चाहिए, बिज़नेस ही नहीं चाहिए, आपको फैमिली भी चाहिए, आप रिलेशनशिप भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, बैलेंस। सब चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है? तो आप ऐसा नंबर मत लो, ओके। ठीक है? लेकिन आपको केवल अपने बिज़नेस वालों को नंबर देना है, यानी अपने एम्प्लॉयी को नंबर देना है कि केवल उससे बिज़नेस की बात हो, तो आप ऐसा नंबर दे सकते हो 99999555, अच्छा। वहाँ वो काम करेगा। ओके। क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी हाई है ना, वो आपकी डे टू डे लाइफ को फिर इम्पैक्ट करना चालू कर देगी। ओके। इसलिए जब प्रीमियम नंबर लोग भेजते हैं ना, तो ये बताना भूल जाते हैं कि भाई ये नंबर हर आदमी के लिए नहीं है। ये नंबर एक पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए हो सकता है। जैसे 555 आपका कम्युनिकेशन का काम है, तो आप ठीक है दे दो 555। आपका रेस्टोरेंट का काम है, 999 चलेगा, एनर्जी वाला काम है, तो वहाँ चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में लेके आओगे ना, तो हो सकता है आपकी एक चीज़ सही हो जाए, लेकिन 4 खराब हो जाएगी। ओके। तो फिर वो आपकी साइकिल, जो लाइफ साइकिल है, वो खराब ही होगी ना फिर वो। नहीं, ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे भी अपन आगे लेंगे सवाल। हाँ, अभी तो बिल्कुल। मैं मेन अपन जो बेसिक अपनी न्यूमरोलॉजी का जो हाँ। एडवांस वर्जन है अपन उस पे चल रहे हैं। हाँ, तो अब अगला सवाल मेरा ही, आपने जीरो वाला बहुत अच्छी बात बताई, हाँ। क्योंकि जनरली और आप भी बताना कि आपने कभी किसी रील में जीरो के बारे में इतनी ढंग से बात सुनी भी थी क्या? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द रील्स में कोई जीरो पे बात भी करता है। राइट, तो अब राइट। इसी से अगला एक और मिथ है या एक और हाँ, सवाल है, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे। हाँ, कैलेंडर्स को लेके भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो कैलेंडर आज फॉलो हो रहा है हाँ, हाँ, और ये जो कैलेंडर है इसकी ये कब से, मतलब कहते हैं ना, स्थापना हुई थी हाँ, हाँ। और उससे पहले भी कैलेंडर था। तो ये न्यूमरोलॉजी क्या उस पुराने वाले कैलेंडर के हिसाब से चलनी चाहिए, इस वाले कैलेंडर के हिसाब से चलनी चाहिए, सही कौन-सा है? मैं सर आपको बता दूँ, मैं इस क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं था वैसे, क्योंकि मैंने किसी पॉडकास्ट में जवाब नहीं दिया इसका। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसके हिसाब से मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये है, मतलब मैंने भी सुना है, कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी इज़ फेक, बिकॉज़ आप जिस डेट ऑफ बर्थ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, वो डेट ही गलत है। क्योंकि वो आपने आज जो कैलेंडर हम देख रहे हैं उसके हिसाब से आई है, और वो कैलेंडर ही गलत है। ठीक है? क्योंकि उस कैलेंडर को आज से ठीक 440 साल पहले चेंज कर दिया गया था। ठीक है? आज हम जो कैलेंडर देख रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको 440 साल पहले चेंज किया था पोप ग्रेगोरियन 13 ने। ओके। ठीक है? चेंज क्यों किया था? उससे पहले जो कैलेंडर था उसमें कुछ जो डे थे 1 साल के, वो 365 समथिंग 25 के समथिंग थे। अच्छा। वो धीरे-धीरे कम होते गए, तो उसके हिसाब से इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ी उस समय, तो 10 दिनों का गैप आ गया। ठीक है? 10 दिनों का गैप आ गया। तो आज हम जो कैलेंडर देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, पूरी दुनिया, पूरी कम्युनिटीज़, जितने भी, मतलब चाहे से आप इस्लामिक मान लो या आप चल जाओ, आप कहीं भी चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, यूएस चल जाओ, सब जगह यही कैलेंडर, यही डेट्स यूज़ आती है। इसलिए हम इसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी को प्रेडिक्ट करते हैं सब चीज़ें। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि केवल यही कैलेंडर चलता है। आप अगर इंडिया में देखोगे तो विक्रम संवत और संवत वाले कैलेंडर चलते हैं। हाँ। ठीक है? आप इस्लाम में जाओगे तो हिजरी कैलेंडर टाइप से कैलेंडर चलते हैं, हिजरी संवत और कई अच्छा। कैलेंडर चलते हैं। चाइना में अलग ही कैलेंडर चलता है। वहाँ की कैलेंडर कम्युनिटी के हिसाब से, वहाँ की सभ्यताओं के हिसाब से अभी भी चल रहे हैं। लेकिन
अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे बात करूं तो एक ही कैलेंडर को माना जाता है जो आज की डेट में हम जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। अब जब हम ये सवाल करते हैं कि यार ये तो कैलेंडर सही है या गलत है, इसका क्या इम्पैक्ट है, तो देखो जैसे मोबाइल नंबर हम यूज करते हैं, एक नंबर हमने लाइफ में लिया, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वैसे ही जिस डेट को हमने स्टार्टिंग से मान लिया वो डेट इफेक्ट नहीं डाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम ग्लोबली, चाहे से वो नाम में अल्फाबेट वाली बात हो या कैलेंडर के अंदर ग्रेगोरियन वाली बात हो, इस कैलेंडर को यूज करते हैं क्योंकि कैलेंडर जस्ट ए सिस्टम दैट वाज मेड बाय ह्यूमन। भाई हमने ही हमारे टाइम को मेजर करने के लिए वो सिस्टम बनाया है। कैलेंडर कोई ऐसा तो है नहीं कि जमीन में से निकला हो या आसमान फाड़ के किसी ने पटका हो। कैलेंडर हमने ही तो बनाया था, तो सिस्टम को हमने अपने हिसाब से सेट कर लिया। ठीक है, अब पृथ्वी अपने हिसाब से घूम रही है, सूरज अपनी जगह है, सब चीजें अपने हिसाब से सेट है। ठीक है, तो वो एक नेचुरल चीज है, लेकिन कैलेंडर नेचुरल चीज नहीं है, ये समझने की जरूरत है। वो मैन मेड है। ठीक है, तो जब हमें जरूरत पड़ी उस समय तो चेंज कर लिया उसको। हो सकता है कि आने वाले समय में आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद फिर ही चेंज हो जाए। हाँ, तो मतलब अगर हम इसको मान के चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पे अपना काम कर रहे हैं, तो मतलब कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर 3 तारीख को पैदा हो, 1 तारीख को पैदा हो, तो सारे इफेक्ट वही आएंगे, वही आएंगे। हाँ, लेकिन ये एक नॉलेज वाली चीज है, पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए लोगों को। अगर कोई हमें भ्रमित कर रहा है, हाँ, तो हम उसकी बातों में बहक ना जाएं, बहक नहीं जाए कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, पता होना चाहिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो अपन ने नंबर्स में जो वैरायटी है या कौन सा जीरो के बारे में वो भी कर लिया और अपने कैलेंडर की बात भी कर ली। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं मूलांक और भाग्यांक से भी। जैसे आपने थोड़ा सा संक्षिप्त में पहले भी बता दिया, बट इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जब न्यूमरोलॉजी के बारे में बात होती है तो लोगों को मोटा मोटी 2 ही चीजों के बारे में पता है कि भाई मूलांक, डेट ऑफ बर्थ जोड़ लो और भाग्यांक नंबर सारे जोड़ लो, या फिर थोड़ा किसी को और पता है तो एनिमी नंबर, फ्रेंड नंबर इतना पता होगा। राइट। बट इसके अलावा और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो भी लोगों को पता होना चाहिए जब वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल, देखो सबसे पहली चीज हो गई हमारा डे, मतलब जिस दिन हम पैदा हुए हैं, डेट। उस डेट को सब नॉर्मल सबको पता है पब्लिक डोमेन में कि इसको मूलांक बोला जाता है। जैसे कि अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक 1 हो गया, सिंपल। अगर आप 11 तारीख को हुए तो आपका मूलांक 2 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 11 तारीख की भी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ठीक है, आपका 2 आ कैसे रहा है? आपका 2 खाली 2 से आ रहा है, 11 से आ रहा है, 20 से आ रहा है या 29 से आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से वो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम किसी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, ठीक है, मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल मैंने किया है, वो आ गया 14 पे आ गया या 23 पे आ गया, तो दोनों से आया आपका रिजल्ट 5 है, लेकिन वो एक आया 14 से, एक आया 23 से, तो दोनों के सिग्निफिकेंस अलग हो गए। करेक्ट, दोनों की एनर्जी अलग आएंगी, अलग होगी, पहली चीज। तो अगर मैं मूलांक को बोलूँ DN, डेस्टिनी, मूलांक को बोलूँ BN, बर्थ नंबर, भाग्यांक को बोलूँ DN, डेस्टिनी नंबर, तो इन दोनों का जो कंपाउंड नंबर है यानी BCN और DCN भी उतना ही इफेक्टिव है जितने की BN है, यानी बर्थ कंपाउंड नंबर और डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। ये होगी 4 चीज। ठीक है, मेन तो ये होगी। उसके बाद हमारा सबसे मेन जो पार्ट होता है ना, वो होता है सनशाइन नंबर। अच्छा, ठीक है, जिस दिन आप पैदा हुए हो उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पे सूरज कौन सी राशि में था, उस राशि का भी एक नंबर होता है। वो नंबर हमारी लाइफ की दिशा तय करता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। या जब मैं बात करता हूँ कि सनशाइन नंबर, तो लोग नहीं यार ये तो एस्ट्रोलॉजी की बात है। नहीं भाई, वो न्यूमरोलॉजी की ही बात है। हर सनशाइन नंबर का एक मतलब एक राशि होती है, राशि का नंबर होता है, उसके हिसाब से वो निर्धारित किया जाता है। ओके, ठीक है, तो वो भी डिसाइडर होता है हमारी सारी लाइफ का। उसके बाद हमारा ट्रांजिट नंबर होता है, लेटर ट्रांजिट और नंबर ट्रांजिट, यानी कि आज की डेट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप पता लगा सकते हो, उसको टोटल करते हुए, उसे बोलते हैं लेटर नंबर ट्रांजिट। उसके बाद आता है हमारा लेटर ट्रांजिट, यानी कि आपका नाम मान लो राम है, तो राम में R की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 1985 से है, तो 1985 से 6 से 7 आपके पास 2 की एनर्जी का इम्पैक्ट रहेगा। आपके नाम से पता लगा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लेटर ट्रांजिट। आपके नाम का पहला अक्षर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी आइडेंटिटी के अंदर। जैसे मान लो आप मनोज हो तो M हो गया, राम हो तो R हो गया, तो वो इफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज आपका नाम का फर्स्ट नेम का कंपाउंड नंबर, जिसे हम फर्स्ट नेम नंबर बोलते हैं। जैसे राम हो गया तो R2 A1 एंड M4। ठीक है, तो इसका कंपाउंड नंबर है, इसका टोटल हुआ उससे 7 हुआ, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। जब हम पूरे नाम को लेते हैं, जैसे नाम शर्मा, तो शर्मा के हिसाब से वो डिसाइडर होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी दशाएं।
ठीक है। ओके। जैसे महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, जितनी भी दशाएं होती है वो पूरा इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद आता है आपका रनिंग एज, यानी आज की डेट में आपकी एज का नंबर क्या है। मतलब कि जैसे मेरा जन्म हुआ है 1985 में, आज चल रहा है 2026, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आता है 41। 41 इज नथिंग बट 5। तो आज मेरे 5 जो वैल्यू है वो मेरी आज की करंट टाइम में वो इम्पैक्ट डालेगा मुझे 5। यानी अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 है ना, तो 3 से ज़्यादा 5 का वैल्यू मुझे मिलेगा आज की डेट में। ओके। चाहे से मेरे लाइफ में 5 नंबर हो ही नहीं मेरे डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन मुझे मिलेगा। ठीक है। तो रनिंग एज, BNN, BCN, DCN, तीनों तीनों टाइप की दशाएं, फर्स्ट लेटर नंबर, FNN, NN, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो मुझे याद है। जब मैं कैलकुलेट करने बैठता हूँ तो ऐसी ही और चीज़ें आती हैं। और भी चीजें आती हैं। उसके आपको मतलब आपका जो BN नंबर, DN नंबर होता है, यानी मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर, उसका स्कोर भी निकालना पड़ता है। वो अच्छा। कैलकुलेट करना पड़ता है आपको। ठीक है। आपको दशा का स्कोर भी निकालना पड़ता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन होती है। कई लोग उसको सॉफ्टवेयर से भी कर लेते हैं, कई लोग हाथ से करते हैं। ठीक है। लेकिन इतने सारे नंबर होते हैं, 100 नंबर होता है। ठीक है। तो बहुत सारे नंबर होते हैं। केवल मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर से बोल देना कि अच्छा एक ओवर है, आप तो लीडर हो, पता लगे यार वो तो काम कर रहा है किसी के, काहे का लीडर है वो, और उसमें लीडर वाले गुण ही नहीं है। तो फिर देखना पड़ता है कि यार ऐसा क्या है, पता लगता है कि यार यह स्थिति डामाडोल है। करेक्ट। क्योंकि अभी तक रीलों में जो अधिकतर 2-4 नंबर सुने वो मैंने आपको बता ही दिए थे। ये हाँ। नंबरों की बात चलती थी। उसका आपने तो रीजन, जितने नंबर बताए ऐसा लग रहा है हाँ, मैथ की उसका क्लास लेनी पड़ेगी सारे उसका समझने के उसका लिए। उसका रीजन ये है हाँ। कि उन पे रील बनाना ईजी है। करेक्ट। हाँ जी, आपका नंबर, अगर आप एक नंबर पे पैदा हुए तो आप ऐसे होंगे, बन गई रील। बन गई। ठीक है। अब इस रील को और आप उसकी कितना, ऑडियंस भी काफी वाइड हो गई। हाँ, अब आप उसको कितना क्रिएटिव बना सकते हो। हाँ। आप कैसे कपड़े पहन के रील बना रहे हो, आपका बैकग्राउंड कैसा है, कितनी क्रिएटिव रील है, बस हो गया। आपका जन्म किसी भी तारीख को 29 तारीख को हुआ तो आप ऐसे होंगे, हाँ। बन गई 30 रील। अगर आपका जन्म 5, 14, 23 को हुआ है तो हाँ आप ध्यान से सुनो। हाँ, ध्यान से सुनो, बन गई। आप तो वो एक क्रिएटिव वाली चीज़ है, क्रिएटिव फ्रीडम वाली बात है वो। तो सर ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि छोटी-मोटी मैथ्स की क्लास तो हो ही गई है मेरी आज की। अगर हमारी ऑडियंस में अगर किसी की मैथ कमजोर है तो घबराओ मत। हाँ, दोबारा रिवाइंड मतलब करके देख लेना समझने के मैं ये लिए। कहना चाहूँगा कि हाँ। न्यूमरोलॉजी को है ना टेकन ग्रांटेड लेते हैं लोग। ये बहुत ओके। ईज़ी है। हाँ। बस नंबर जोड़ो, काम हो गया। डे याद हाँ। कर लो, ये काम हो हुँ। गया। 4-5 चीज़ें याद कर लो, काम हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको सालों की मेहनत चाहिए। आपका जो डेटा है, बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। मान लो आपने 10 लोगों का डेटा कर लिया। मैं रणवीर कपूर की डेट ऑफ बर्थ देख ली, अमिताभ बच्चन की देख ली, हाँ। अनिल अंबानी की देख ली, अरे! काम हो गया। एक ये भी रील चल रही है। अभी वैभव सूर्यवंशी वायरल क्या हुआ, हाँ, उसके सब लोगों ने चार्ट बना-बना के रील बना सब लोगों ने डाली। चार्ट बना के रील बना दी। हाँ। ऐसा नहीं होता। आपको अगर किसी भी एक, मान लो मैंने बताया कि हाँ जी सनशाइन नंबर होता है, हाँ। आप मत मानो मेरी बात, हाँ। लेकिन आपको अपनी बात मनवाने के लिए कम से कम 1000 लोगों की, कम से कम 1000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ पे वो एनालिसिस करो, हुँ। तब जाके वो चीज़ है ना वैलिड होगी। यही वो रिसर्च है जो आप कह रहे थे कि जो लोग हाँ, आज की डेट में वो कर नहीं रहे हैं। नहीं करेंगे क्योंकि हाँ। उसमें जोर आता है, जो रहता है। उसमें काम करना पड़ता है, हाँ। उसमें डेटा लेना पड़ता है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जितने भी हम रील्स देखते हैं न्यूमरोलॉजी, स्पेशली फॉर न्यूमरोलॉजी, या मैं कई बार वेबिनार्स भी लेता हूँ, मैं चल जाता हूँ किसी भी वेबिनार में अटेंड करने के लिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है कि मैं एज ए स्टूडेंट कहलाना अपने आप को, ठीक है। या कोई कोर्स ले लिया मैंने, कोई नया सिखाने वाला आया, कोर्स ले लिया, तो पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। उनको केवल अमिताभ बच्चन दिखता है, हाँ। उनको केवल शाहरुख खान दिखता है, उनको मुकेश अंबानी जी दिखते हैं, हाँ। उनको केवल कोई 1-2 दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह के एक्टर या दिखते फिर हैं। धोनी-वोनी ले लेते हाँ, हैं, थला फॉर अ रीज़न, उसका तो हाँ, 7 नंबर वाली कहानी रील बनती भी बहुत भाई है। ये लोग जहाँ पर है ना, हाँ। केवल नंबर्स के बेस पे नहीं है। आप इनका कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, मेहनत और अप एंड डाउन सब देखो। इनको एग्ज़ाम्पल बना के दिखाते हैं, केवल बस यही है। हमारे पास हज़ारों एग्ज़ाम्पल है, पता नहीं क्यों नए एग्ज़ाम्पल लोग लेने से डरते हैं, मुझे नहीं पता। मैं जब एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपने वेबिनार्स में, जब मैं क्लास लेता हूँ, मैं अपने एग्ज़ाम्पल देता हूँ मेरे क्लाइंट्स के, वाओ! रियल एग्ज़ाम्पल, कि हाँ जी, एक सुरेश था, वो हुँ। मेरे पास 1 साल पहले आया था, हमने इसका नाम चेंज किया, आज की डेट में सुरेश ये कर रहा है, और वहाँ पर सुरेश का कंसेंट होता है हमारे पास, ओके। कि हाँ, मैंने बोला है ये। तो वहाँ आप जाओ ना आप, वो रियल टाइम केस स्टडी है रियल एक्चुअली टाइम ये। केस स्टडी, राइट। हाँ। तो उससे जो सुन रहा है ना उसको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई कॉन्फिडेंस हवा आता में है। कुछ ज्ञान नहीं दिया हवा जा में रहा है। नहीं है। दूसरी चीज़, हाँ। सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी क्या बनाना आपको? हाँ। आप न्यूमरोलॉजी का यूज़ वहाँ करो कि आपने किसी पर्सन को अर्श से फर्श पर पहुँचा दिया। फर्श से हुँ। अर्श पर मतलब, हाँ। ठीक है? यानी मान लो कोई बेचारा चाय वाला था, हाँ। उसने आपसे कंसल्टिंग ली। हुँ। और उसको आपने आज 2 साल बाद उसका एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हाँ, है। उसको एमबी चाय वाला बना दिया। हाँ, तब तो बताओ दैट इज़ कुछ। न्यूमरोलॉजी ना। आप उस हाँ। वैसे एग्ज़ाम्पल क्यों नहीं लेके आते? कि यार मेरा क्लाइंट था, हाँ। इसको मैंने बताई थी और हुँ। आज ही इस लेवल पे है। ऐसे एग्ज़ाम्पल लेके आओ, आपका बिल्कुल। ट्रस्ट बिल्ड होगा उससे और आपके क्लाइंट भी आएँगे उससे। तो सर
एक चीज है डर, ये बिकता भी बहुत है और बेचा भी खूब जाता है। तो अपने न्यूमरोलॉजी में जैसे अपन बातचीत शुरू करते हैं तो एक चार्ट बनाया जाता है हाँ, और चार्ट में फिर वो नंबर जो है लिखे हुए आते हैं, तो उसमें कुछ नंबर किसी किसी की लाइफ में होते ही नहीं है। जैसे मान लो किसी के चार्ट में 5 नंबर बिल्कुल ही नहीं आया, किसी के में कोई लीडरशिप का आया, कुछ और नंबर बिल्कुल ही नहीं आया हाँ, और 9 नंबर 4-5 बार आ गया, तो फिर उनको डर बेचा जाता है कि ये तो तुम्हारे पास है ही नहीं हाँ। और ये तो तुम्हारे पास इतना सारा है। तो इसके बारे में भी आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि इसमें कितनी सच्चाई है, डर बेचा जाना सही है या डरने की कोई बात ही नहीं है? डर बेचा जाना सही नहीं है, पहली चीज़, ठीक है? क्योंकि उसको दिखाने का जो तरीका होता है ना, उससे कहीं न कहीं नेगेटिविटी फैलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ना, उससे वो आपको भी अजीब-सी लगेगी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग नहीं होता। ओके। इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, 800 करोड़ लोग, उनकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी किसी भी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग नहीं है। कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होता हमारी लाइफ से। हाँ, नंबर सप्रेस्ड हो सकता है, नंबर एब्सेंट हो सकता है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं मिसिंग, यानी गायब, बिल्कुल ही गायब, ये एक नेगेटिव शब्द है, हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके। ठीक है? कारण फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक शरीर के हमारे बॉडी पार्ट को एक नंबर दिया गया है। ठीक है? जैसे मेरे आँख, मेरे कान, मेरे बाल, मेरे नाखून, हर बॉडी पार्ट का एक नंबर असाइन्ड है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नेल्स का, टीथ का, हेयर का नंबर होता है 4 एंड 8। इनका रूल करता है, मतलब ये, मतलब ठीक आपको है। उनके इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो 4 और 8 नंबर बिगड़ा हुआ है आपका, काइंड ऑफ। उसी से तो वो बीमारी वगैरह बताते हाँ हैं? जी, हाँ जी, ठीक है। ओके। अब कोई बोलता है पर्सन कि यार आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है, तो मतलब मेरे नाखून नहीं है या मेरे दाँत नहीं है, वो तो है, फिर 4 नंबर कहाँ गया मेरा? तो मिसिंग नंबर कुछ भी नहीं होता, ये थ्योरी ही गलत है। ओके। ये मिसिंग नंबर इसलिए बोला जाता है ताकि लोगों के डर में, लोगों के दिमाग में एक चीज़ जाए, ओहो मिसिंग नंबर, अब इसकी रेमेडी करनी है। वो मिसिंग नहीं है, वो आपके अंदर है, लेकिन हाँ, उतना नहीं है जितने कि दूसरे नंबर है जो श्योर हैं। ठीक है? हो सकता है कि आप डिसिप्लिन तो हो लेकिन उतने नहीं हो। उतने नहीं। जैसे 4 नंबर के लिए बोलते हैं कि यार 4 नंबर नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो। भाई मैं सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, रोता हूँ, शाम को ऑफिस जाता हूँ, मैं डिसिप्लिन कैसे नहीं हूँ? ठीक है? वो बंदा मानेगा ही नहीं वो 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर तो डिसिप्लिन का नंबर होता है। ठीक है? या मुझे तो सब कंप्यूटर आता है, आप बोलते हो कि टेक्निकल नंबर होता है 4 नंबर, तो आपको तो आपके पास तो 4 नंबर नहीं है, तो आपको टेक्निकल में 0 हो गए आप। लेकिन मैं तो काम करता हूँ कंप्यूटर पे। सही बात है। तो फिर तो फिर 4 नंबर है ना मेरे पास। हाँ। लेकिन हाँ, वो उस लेवल पे नहीं है, उस पीक लेवल पे नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है? तो दोनों चीज़ें अलग-अलग है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे नंबर है। अच्छा। लेकिन जो एब्सेंट नंबर है या सरप्राइज़ नंबर है, उनके सिग्निफिकेंस आप में थोड़े से कम है। ओके। ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा बाहर लाने की ज़रूरत है। आप कैसे ला सकते हो? ज़रूरी नहीं है आप रेमेडी करो। मैं रेमेडी को कभी मैं प्रेफ़र नहीं करता फर्स्ट इंस्टेंस में। ओके। करनी नहीं चाहिए। क्यों करनी है रेमेडी? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप हमेशा रेमेडी नहीं कर सकते। जीवन भर आप रेमेडी नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ़स्टाइल को नंबर्स के हिसाब से चलाओ। ठीक है? ओके। अगर वो आपकी मसल मेमोरी में चली गई वो चीज़ कि मुझे 1 नंबर वाला मैं हूँ तो मुझे ये चीज़ करनी है। मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है? मुझे एक्सरसाइज़ करनी है। ये ऐसी चीज़ आपके मसल मेमोरी में चल गई तो आपको दुनिया में कभी भी पूरे जीवन में किसी ना तो न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना किसी रेमेडी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना किसी रील की ज़रूरत पड़ने वाली है। उस लेवल पे जाके आप काम करो। तो आप इस तरह की चीज़ें सॉल्यूशन बताते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रेमेडी कि भई हाँ, ये पौधे गिफ्ट कर दे, पौधे ले ले और वो सब वो चलते-चलते इंस्टेंट इलाज है। इंस्टेंट इलाज है। कि मेरे सिर में दर्द हुआ, हाँ। मैं मेरे घर के बगल में जो मेडिकल की दुकान में वहाँ गया, भैया मेरे सिर में दर्द हो रहा है, उसने कोई भी गोली फाड़ के दी मुझे 10 रुपए की, ले लेना सुबह शाम, मेरे सिर में दर्द सही हो गया। वो वाली चीज़ है। लेकिन अच्छा। वहीं अगर मैं वो चीज़ डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, तो मेरे से वो 10 क्वेश्चन पूछेगा, सिर में दर्द कैसे कब से हो रहा है? हमेशा होता है क्या? सोते कितना हो? एक्सरसाइज कितनी करते हो? लाइफ़स्टाइल क्या है? ऑफ़िस में कितना स्ट्रेस रहता है? डिप्रेशन तो नहीं है ना? ऐसा है, वैसा है। उसके बाद वो मुझे इलाज बताएगा। तो हमारे यहाँ तो वैसा ही होता है कि हम उसके बाद इलाज बताते हैं। हाँ, नहीं आपने एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया। अपन ये फार्मा पे शॉप पे जाते हैं तो सीधा बोलते सिर दर्द है। बिल्कुल। वो उससे कोई मतलब नहीं, उसको उसने तो कोई इसकी गोली मतलब दे नहीं देनी है। वो जेनेरिक मेडिसिन देगा, सिप्ला हाँ। की, डॉक्टर रेड्डी की, 10 हाँ। रुपए लेगा और उससे सही भी हो जाएगा, लेकिन हाँ। वो इंस्टेंट सही होगा। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जो उसका रूट कॉज़ था ना, वो सही हो जाए। सही बात। कई बार वो रूट कॉज़ कुछ भी नहीं होगा उसका, सही है। अगर वो हुआ बाई चांस, कोई मैजिक मतलब कोई मेजर इश्यू हुआ, तो वहाँ पर फिर वो चीज़ दबती जाती है। तो सर मुझे तो काफ़ी मतलब नई-नई चीज़ें आज समझ में आ रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, तो लग रहा है कि हाँ, एडवांस वाला और न्यूमरोलॉजी का अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं
अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरा पॉडकास्ट करने का जो एक ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वो यही रहता है, सबसे पहले तो जो मिथ चल रहे हैं ना, उनको मैं जितना ख़त्म हो सके वो ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। दूसरा, एक्चुअल नॉलेज लोग अवेयर हों उससे। तीसरा, अगर रेमेडीज़ वगैरह तो चलती रहती है। हाँ, क्योंकि इससे मिथ क्लियर करने से ना लोगों को ये पता चल जाता है कि वो जो कंटेंट देख रहे हैं उसपे कितना भरोसा करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल, है। बिल्कुल। जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं दशाओं की। तो ओके, ज्योतिष में भी दशाएं होती हैं और बिल्कुल अब होती तो है। मतलब अभी हाल में हमें भी सुनने को मिला है कि शायद आपकी न्यूमरोलॉजी में भी दशा होती है। हुँ, हुँ। तो पहली बात तो क्या सच में होती है? अगर होती है तो इन दोनों ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की दशा, ये जो चीज़ है, ये जो फंडा है, इसमें क्या डिफरेंस है? ज्योतिष में भी दशाएँ होती है, हाँ। सही बात है, और न्यूमरोलॉजी में भी दशाएँ होती है, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मुझे बेसिक पता है, ठीक है? तो मैं उसके हिसाब से आपको आंसर करूँगा ज्योतिष वाला। ज्योतिष के अंदर जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर से, एस्ट्रोटॉक चल जाओ या किसी भी सॉफ्टवेयर से आप जब अपनी कुंडली निकालते हो भर के, तो उसमें नीचे एक दशा का चार्ट आता है। विषमोत्तरी दशा बोलते हैं उसको, अच्छा। जो बहुत फेमस है, ठीक है? और वो कोई भी निकाले, मैं भी निकालूँगा तो विषमोत्तरी दशा आएगी, आप निकालोगे तो आपकी भी विषमोत्तरी दशा आएगी। एक ही टाइप की दशा आती है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है जी? ये गलत है, अच्छा। है ना? ये ये गलत है। क्यों गलत है? एस्ट्रोलॉजी में 45 टाइप की दशाएँ होती है, ओके। ठीक है? 45 टाइप की दशाएँ होती है, 45 टाइप की दशा होती है। तो क्या कारण है कि केवल एक ही दशा वहाँ पर आ रही है? पहली चीज़ कि क्या कारण है वहाँ पर एक दशा आती है। दूसरी चीज़, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपकी कुंडली होती है, वो ये डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में कौन-सी दशा का इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है? यानी जो 45 दशाएँ बताई हुई है किताबों में, या हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो भी ऋषि-मुनि थे, उन्होंने जो 45 दशाएँ लिखी है उसमें, उनमें से कौन-सी दशा आपके लिए है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करेगी। तो सॉफ्टवेयर कैसे डिसाइड कर सकता है कि आपके लिए, सबके लिए विषमोत्तरी दशा ही सही है? पहली चीज़ ये, ठीक है? अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में 3 तरह की दशाएँ होती है, ठीक है? सबसे पहले तो दशा होती क्या है? हाँ। भई दशा क्या है? सिंपल सा एक टाइम पीरियड है। हुँ। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि हाँ, आपके इस टाइम पीरियड में इस प्लैनेट का इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेगा, हुँ। और उस प्लैनेट से जुड़ी हुई जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो रहेंगे। ओके। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। वो ब्रॉडर लेवल पे भी हो सकता है और वो छोटे लेवल पे भी हो सकता है, यानी मिनी भी हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है, ठीक है? न्यूमरोलॉजी में 3 तरह की दशाएँ मानी गई है। 3 + 1, 3 + 1, ठीक है? 3 तरह की दशाएँ, पहली दशा होती है महादशा, हुँ। जो ब्रॉडर लेवल पे आपको डिसाइड करती है। दूसरी दशा होती है आपकी अंतर्दशा, जो महादशा के अंदर कुछ पर्टिकुलर डेज़ के हिसाब से काउंट करती है। जैसे नेक्स्ट 55 दिन कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 150 दिन कैसे रहेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है? उसके बाद आती है नीचे परतंत्र दशा, जिसको हम पर्सनल ईयर भी बोल सकते हैं, ठीक है? कि आपका इस पर्टिकुलर साल में क्या चलेगा, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ से नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ तक आपका लाइफ कैसा रहने वाला है। इससे ही सारा इवेंट प्रेडिक्शन होता है कि मेरी शादी होगी, मेरा प्रमोशन होगा, मेरी जॉब छूटेगी, मैं नया बिज़नेस करूँगा या नहीं करूँगा, या मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, XYZ सब कुछ इससे डिसाइड होता है, ठीक है? अब ये जो दशाएँ हैं, ये दशाएँ आई है न्यूमरोलॉजी के अंदर पिछले 40-50 साल से केवल। केवल, केवल 40-50 साल से ही दशाएँ आई है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यार अच्छा, उससे पहले वाले जो न्यूमरोलॉजिस्ट थे, हुँ। अंकशास्त्री थे, वो कैसे दशा का फिर वो क्या करते थे? हुँ। वो यूज़ करते थे आपका बर्थ नंबर, वो यूज़ करते थे आपकी रनिंग एज, हुँ। आपकी रनिंग एज कितनी है, ठीक है? 2-3 एडिशनल एट्रीब्यूट्स और होते थे। लेकिन जो दशाएँ आई है, जो प्रैक्टिकल दशाएँ आई है, वो पिछले 30-40 सालों के अंदर ही आई है, ठीक है? अब इन दशाओं को भी मापने के अलग-अलग मेथड हैं। क्योंकि मैंने अलग-अलग इंस्टीट्यूट से सीखा है, तो मुझे पता है, अच्छा। ठीक है? कि एक बंदा सिखा रहा है, आपको ऐसे काउंट करना है, दूसरा सिखा रहा है, ऐसे करना है, तीसरा सिखा रहा है, ऐसे करना है। हुँ। कोई इश्यू नहीं है। वो उनके रिसर्च के हिसाब से सही, हुँ। सब सही है, ठीक है? अब मुझे कौन-सा करना चाहिए हुँ। अपने क्लाइंट के लिए? हुँ। मुझे वो करना चाहिए जहाँ पर मेरा इंट्यूटिव सिस्टम काम कर रहा है। मुझे लगता है कि यार, एक मेरे अंकित सर हैं, हुँ। उन्होंने जो मुझे सिखाया है ना वो सही है, हुँ। या मेरे एक सिद्धार्थ सर हैं, उन्होंने सिखाया ना वो काम करता है, तो मैं उसको फ़ॉलो करूँगा। ओके। क्योंकि ये चीज़ इतनी पुरानी है ही नहीं, ये हुँ। 30-40 सालों में ही आई है। तो कोई सही या कोई गलत नहीं है, जहाँ आपका दिल करे, जहाँ जिससे आपकी वाइब मैच करे और जिससे आपके क्लाइंट को, सामने वाले पर्सन को जो प्रॉब्लम में है, उसको हेल्प हो, वो आप यूज़ कर सकते हो।
इतनी सी दशाओं का ज्ञान है, लेकिन इसको दिखाया ऐसे जाता है कई बार कि इतना क्रिटिकल दशा, आपकी दशा चल रही है साहब ये वाली, हाँ, इस दशा में तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर दशा की एक रेमेडी होती है। मान लो आपकी शनि की चल रही है, या लाइक मंगल वाला नो वाला टाइम चल रहा है, या राहु का 4 का टाइम चल रहा है, सबकी एक रेमेडी होती है, आप रेमेडी फॉलो करो। अगेन मैं ये कहता हूँ कि मैं तो उसमें भी रेमेडी लाइफस्टाइल वाली बताता हूँ, या ऐसी रेमेडी हम बताते हैं जिससे दूसरों का भला हो। लाइक कि आपके 4 नंबर की चल रही है, तो यार एक काम करना, आप स्ट्रीट डॉग को है ना कुछ खाने के लिए डाल दिया करो, इस बहाने हाथ से कुछ तो निकले, इसमें नुकसान नहीं है, हम्म, आपका भी नुकसान नहीं है, क्योंकि आप भगवान की दया से इतने हो काबिल कि आप रोज एक बिस्कुट का पैकेट कुत्ते को डाल सकते हो, करेक्ट। कुत्ता भी खुश, हम्म। आप भी खुश, राहुदेव भी खुश, सेट। और इसमें कुछ ऐसा करते हुए अजीब भी नहीं लगते आप अजीब कि भी नहीं भाई लगता, ये और तो पता आपको नहीं दिल किस से किस तरह की अच्छा भी चीजें लगेगा, हाँ, दिल से अच्छा भी लगेगा। ये बात तो सही है। तो सर जैसे आपने अभी इस मतलब एडवांस न्यूमरोलॉजी के नाम पे अपन ने इसको काफी कॉम्प्लिकेट तो कर दिया है, इतने सारे नंबर्स, इतनी सारी दशाएं, मिसिंग नंबर, डर, और हमने सबकी बातें कर ली। अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेते हैं कि अगर इतनी सब रिसर्च नहीं करनी हो, या फिर ओके। इतनी सब रिसर्च करनी हो, लेकिन जो इनपुट रिक्वायर्ड है क्लाइंट से या आम आदमी से, वो सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ ही हो, मतलब ओके। सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी क्या हम आगे की सारी कैलकुलेशन करके उसको सही चीजें बताई जा सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से आप पूछना चाह रहे हो कि अगर मेरे पास केवल एक डेट ऑफ बर्थ है, हम्म, तो इंस्टेंट मैं कुछ बता सकता हूँ उससे बिना किसी कैलकुलेशन करे हुए, हम्म। काइंड ऑफ आपका हाँ, क्वेश्चन आप ये उस टाइप ये से, सही भी समझ सकते हैं कि हाँ, है ना? मतलब मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दी हाँ, और इतनी सारी रिसर्च नहीं करनी, हाँ, या हाँ, इतनी रिसर्च ना करनी हाँ, पड़े, हाँ। और इंस्टेंटली मतलब उसके एक मोटा मोटी होता है ना कि हाई लेवल, कि हम उसको एक हाई लेवल हुँ, हुँ, प्रिडिक्शन बोल हुँ, दो या हाई हुँ, लेवल गाइडेंस बोल दो, या हुँ, उस हुँ, क्या हुँ। दिक्कत है, कुछ इस तरह का गाइडेंस दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो देखो, ये एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, हम्म, ठीक है? तो अपने पास समय का अभाव है, तो पूरा तो पॉसिबल भी नहीं है। हम्म, लेकिन हाँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ एक, हम्म, ठीक है ना? अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में हम्म, अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में 7-8 आ जाए लगातार, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1978, ओके, है ना? या 1987, हम्म, है ना? या 8 जुलाई 8 जुलाई, या ठीक है, 7 अगस्त, ठीक है, ठीक है? यानी 7 और 8 लगातार आ जाए, या 8 या 7, 8-7 या 7-8 लगातार आ जाए। हम्म, तो प्लस अगर किसी की डेट में 88 आ जाए लगातार, हम्म, 8 अगस्त 1988, हम्म, ठीक है? या 4 के साथ 7 और 8 आ जाए ओके, लगातार, 7 7 के मतलब 4 के साथ 4 के साथ 7 आ जाए, या 4 के साथ 8 आ जाए, हम्म, ठीक है? या डबल 7 आ जाए, ठीक है, ठीक है? तो जिनकी भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है, ये मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ ये मैं, विथ रिसर्च, ठीक है? इसकी जो प्रेडिक्शन जाती है 95% जाती है, 90 से 95% सही ओके, होता है, ठीक है? ऐसे लोगों के लाइफ में कुछ पर्टिकुलर इश्यूज देखने को मिलते हैं। पहला इशू ये होता है कि उनकी वाइफ से या हस्बैंड से नहीं बनती। पहला अच्छा, इशू पहला इशू आपको देखने को मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। दूसरा इशू डाइवोर्स तक हो सकता है, ठीक है? ये सारे नेगेटिव इशू हैं। तीसरा इशू मिसकैरेज की प्रेगनेंसी इशू जिसे हम बोलते हैं। चौथा आपके सिबलिंग्स से इशू, भाई बहनों के अंदर मनमुटाव, आपके कजन्स से इशू, ठीक है? रोमांटिक लाइफ खराब, ये सारी चीज़ें आपको इन लोगों में देखने को मिल जाएगी। 101% मिल जाएगी। आप किसी भी अपने नॉन तक का आप देख लेना, आप 10 लोग ऐसे बना लेना जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ें हों, आपको मिल जाएगी। जैसे 4 अप्रैल, 7 जुलाई, हाँ, 1977, हाँ, 1987, हाँ। 1978। हाँ, अब ये मैंने आपको बहुत ब्रॉडर लेवल पे बताया है। हाँ, अब मैं थोड़ा-सा इसके अंदर जाऊँगा, तो जब मैंने बताया कि डबल 7, तो डबल 7 में एक रूल है। अच्छा, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में डबल 7 आ रहा है, हुँ, लेकिन 6 भी है, हुँ, तो वहाँ ये चीज़ काम नहीं करेगी। अच्छा, अगर 6 भी है तो। लेकिन अगर 6 नहीं है, तो ये रूल काम करेगा। ओके, वैसे ही 2 और 8 का भी कॉम्बिनेशन है। हुँ, अगर 2 और 8 या 8 और 2 किसी की डेट ऑफ बर्थ में है, तो सारी चीज़ें ही आएगी। ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 है, तो ये इस रूल से अलग हो जाता है। फिर वहाँ पर वो बच गया। आप ये कह सकते हो। ठीक है, ठीक है? तो ये वाली सारी चीज़ों से भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे कोई आया, अब प्रॉब्लम तो यही होती है ना, हुँ, सर मेरी नहीं बन रही, मैंने डेट हुँ, ऑफ बर्थ देख लिया, अच्छा ये हो रहा होगा। हाँ, अब बाद की कैलकुलेशन करते रहेंगे अपन। हाँ, बाद में लेकिन डिटेल में जैसे ही मैंने उसको बोला, उसने रिलेट कर लिया, हाँ, ठीक है? और मेरा जो एक रिलेशन बिल्ड होना था उससे, हुँ, एक ट्रस्ट, हुँ, वो वहीं बन गया। सही बात है। पहले 5-10 मिनट में जो कन्वर्सेशन होती है, हाँ, उससे काफ़ी फ़र्क हाँ, पड़ जाता है। हाँ, हाँ, तो मतलब मोटा-मोटी ये है कि डेट ऑफ बर्थ देखते ही इस तरह के जो आपने बताया, ये जो हाँ। ये केवल मैंने आपको एक हाँ, बहुत ग्लिम्स दिया है, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है। हाँ,
नहीं सही है। ये मैंने कई जगह सुना भी है कि उनसे मिले थे, मिलते हैं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, हाँ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सिर्फ पूछी डेट ऑफ और बर्थ उन्होंने ना बता ये दिया, वाली प्रॉब्लम सिर्फ बता डेट दी। ऑफ तो ये इस तरह के जो आपके बिल्कुल, ऑलरेडी बिल्कुल, स्टडीड बिल्कुल, बिल्कुल। कन्फर्म जो चीज़ें हैं, उनकी वजह से हाँ, आप बता पाते हाँ, हैं। हाँ, तो सर अभी आपने जो डेट ऑफ बर्थ वाली चीज़ें बताई ना, हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ बताते ही मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट करी मेरे मन में, हाँ। मेरी वाइफ की करी, मेरे बच्चों की भी कर डाली। हुँ, तो ऐसे ही मेरे को लगता है दर्शकों ने भी, अगर ये सुन रहे होंगे तो उनके हाँ, दिमाग में फटाफट डेट ऑफ बर्थ अपनी-अपनी आई होंगी, ढूँढ रहे होंगे बिल्कुल 7 का है, 8 का है, 2 का बिल्कुल, है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो डरा तो दिया आपने एक तरीके से। नहीं तो अब मैं इस डर को थोड़ा कम करने का उपाय भी बताओ। हाँ, मैंने डराया नहीं। मैं कभी भी मतलब डर अपने आप में एक हाँ, नेगेटिव शब्द है। मुझे मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, डराया नहीं मैं अवेयर थोड़ा-सा अवेयर किया है, अवेयरनेस है। ठीक अगर है। एक भी पर्सन का उससे भला हो जाए, हाँ, देखने वालों में से, अगर तो वो थोड़ा-सा सचेत हो जाए या उसकी जो रेमेडीज़ है वो करने लग जाए, हुँ, तो अच्छी बात है ना और क्या चाहिए? बात अपना तो जो सही है, अपन दोनों बैठे हैं यहाँ पर मोटिव अपना सॉल्व हो जाएगा अपना। करेक्ट। अब 2-4 फिर बताइए 2 उपाय। हाँ, देखो इसमें उपाय बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं हाँ, आपको बिल्कुल कॉन्क्रीट और बिल्कुल बेसिक उपाय बता देता हूँ, हुँ, ठीक है? जो हर पर्सन कर सकता है और वो वैसे उपाय हैं जिसको करने के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, क्योंकि उनका कोई नुकसान ही नहीं होगा। अच्छा होम्योपैथी है एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल यू कैन से कि होम्योपैथी है, उनसे किसी को कोई नुकसान ही नहीं होगा, ठीक ओके, है? सबसे पहला उपाय है कि जो भी जिस भी डेट ऑफ बर्थ हो ये बताए हैं अपने सिम्पटम्स, एक क्रिस्टल आता है सेपरेटलाइन, अच्छा। ठीक है? आप उस क्रिस्टल को यूज़ करना चालू कर सकते हो फॉर हीलिंग। आपने क्या नाम बताया सेपरेट? सेपेंटाइन क्रिस्टल आता है, वो अच्छा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, ओके। ईज़िली मिल जाता है, ठीक है? उस क्रिस्टल का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, हुँ, एज़ अ पेंडेंट यूज़ कर सकते हो। हुँ, नहीं करना, आपको लगता है कि यार मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल टू कैरी एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल इन माय हुँ, बॉडी, हुँ, तो आप उसके टम्बल्स आते हैं, टम्बल्स, अच्छा, टुकड़े, टुकड़े ओके, आते हैं, टम्बल्स को अपने घर में रख सकते हो। ठीक है, ये क्रिस्टल हीलिंग हो गई, क्रिस्टल थेरेपी हो गई, पहली चीज़, ठीक है। ठीक है? दूसरी चीज़ अ, आप अपने घर में ये पूछो कि आपके जो एंसेस्टर्स थे, हुँ, ठीक है? आपके दादा-दादी जो अगर आज नहीं हैं तो, हुँ, ठीक है? या उनके भी कोई जिन्हें हम पितृ बोलते हैं, है हुँ, ना? हुँ, उनको क्या खाने में पसंद था, ठीक है। ठीक है? अगर आप वो पता लगा सकते हो, हुँ, तो वो चीज़ कम से कम महीने में 1 बार बना के खुद खाओ। अच्छा, जी, क्योंकि जितनी भी मैंने आपको सिम्पटम्स बताया था ना, ये पितृदोष वाले सिम्पटम्स हैं। एंसेस्टर्स कर्स बोलते हैं इसको अपन न्यूमरोलॉजी के अंदर, ओके, कि अगर इन सब डेट इस टाइप की जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है और अगर में ये इश्यू आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज़ ए एंसेस्टर कर्स। तो ठीक है। आपको अगर ये पता लग गया हुँ, कि यार मेरे दादा के दादा या हुँ, जो भी है, हुँ, उनको ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद थी हुँ, खाने की, हुँ, तो आप उसको अगर कैरी कर सकते हो, आपके लिए वो कम्फर्ट हो, ईज़ी हो, हुँ, तो आप उसको चालू करो करना। अब इसमें ओके। क्या रेमेडी है? कुछ भी नहीं नहीं मैं तो है। जो खाना खाते एक हाँ, बार उनके हिसाब से बना लिया बस बिल्कुल, सही है। ठीक है। तीसरी रेमेडी और ये अ, कितने दिनों तक करना पड़ता है फिर? जब तक आपको लाइफ़ में सब कुछ सॉर्टेड चाहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब आप पूछो सर मैं एक्सरसाइज़ चालू कर दी, जिम जाना चालू कर हाँ, दिया, कब तक करूँ? कब तक करूँ? इसका कोई रीज़न नहीं है। मैंने तो योगा चालू कर दिया, मैं कब हाँ, तक करूँ? हुँ, कोई इसका आंसर नहीं है। जब ठीक तक है, आपको बीमार नहीं पड़ना, जब तक आप करो। ठीक ठीक है? है। अपने क्रिस्टल थेरेपी कर ली, हाँ, हीलिंग मतलब क्रिस्टल हीलिंग कर ली, क्रिस्टल हीलिंग कर ली, खाने वाली पित्त दोष को भी खाने वाला हैंडल कर बता लिया। दिया। तीसरी और सबसे बढ़िया रेमेडी जो मुझे अच्छी लगती है, जो सबको करनी चाहिए, हुँ, अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो भी करनी चाहिए, वो ये ठीक है। है कि जहाँ पर वृद्धाश्रम होते हैं, हाँ, हाँ। जहाँ पर बिल्कुल डिपेंडेंट बहुत बूढ़े लोग होते हैं, उनको खाना खिलाना। अच्छा, उनको आप खाना खिलाओ, आप 6 महीने में 1 बार, साल में 1 बार तो खिला सकते हैं, इतने हुँ, तो सब कैपेबल होते हैं, होता है। ठीक है ना? तो आराम से खिला सकते हैं, मतलब जो बड़े होटलों में मैदा की रोटी खाने से अच्छा है, ₹100 की 1 या पनीर की सब्ज़ी-वब्ज़ी खाने से अच्छा है कि कभी उनको भी देख लो, हाँ, वहाँ जाओ, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको, हुँ, उनको खाना खिलाओ। तो आपके जो एंसेस्टर्स कर्स वाले इश्यू है ना, जितने भी हैं ये, हुँ, हुँ। सब दूर हो जाएँगे। तो इसमें भी जनरली जगह जगह बोला जाता है कि आप मतलब सिर्फ़ हम वहाँ खाना भिजवा दें या खुद जाएँ, ऐसा जैसे भी आपकी कुछ लॉजिक श्रद्धा है हो क्या? जैसे आपकी श्रद्धा हो, आप अपने हाथ से खिलाओगे तो उसकी बात ही अलग होगी। बात ही अलग होगी। ठीक है, आप या तो रामदेव जी को योगा करते हुए देख लो हुँ। या खुद कर लो। अब आप बता दो किससे आपको फ़र्क पड़ेगा? आज तो ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल लेके आए हो ना, भाई लोग बता देना कमेंट में कि सर के एग्ज़ाम्पल कैसे लग रहे हैं आपको? वही ठीक है, वही चीज़ जिम के साथ है। हाँ, आप या तो किसी को एक्टर को एक्सरसाइज़ करते हुए बॉडी बनाते हुए देख लो, सलमान हाँ, खान ने बॉडी बना ली या आप हाँ, खुद जाके डिप्स मार लो, सही बात तो है। कहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा वो आपको पता है। एक इसमें एक रेमेडी और बताता हूँ मैं हाँ, आपको, हाँ। वो बहुत ईज़ी रेमेडी है। हुँ। पितृ गायत्री मंत्र होता है एक, पितृ गायत्री सिर्फ़ मंत्र। गायत्री मंत्र तो सुना हुआ है। पितृ गायत्री मंत्र, अच्छा, है ना? मैं आपको बता दूँ कि हर एक नंबर के लिए हर गायत्री मंत्र अलग-अलग होता है, पहली चीज़। ओके। हम जो गायत्री मंत्र करते हैं वो एक जनरल में है ही वो तो ख़ैर, हुँ, है ना? लेकिन गायत्री मंत्र बहुत आगे तक के लेवल पे है, अच्छा। ठीक है? तो पितृ गायत्री मंत्र होता है। हुँ, आप हर सैटरडे हुँ, पितृ गायत्री मंत्र को चैंट कर सकते हो। हुँ,
अब कहाँ मिलेगा? गूगल पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, कहीं भी मिल जाएगा, बहुत ईज़ी है, मिल जाएगा। सब कुछ है हमारे पास नॉलेज तो ये चारों प्लेटफ़ॉर्म पे। रेमेडीज वो हाँ। जो डेट ऑफ बर्थ वाले अपन बात कर रहे थे 7-8, हाँ। 8-7, 4-8 वो वाले कॉम्बिनेशन उनके लिए चारों आपको मज़ा रेमेडीज आ है। जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा करके। और हाँ, अगर आपको ये हम्म, दिक्कत नहीं है, तो भी आप इनमें से एक रेमेडी कर सकते हो जो कि वृद्धाश्रम में खाने वाली है। वो तो चाहे वो हाँ, हो ना हो तो बाकी मुझे आपको करना करने की चाहिए। ज़रूरत नहीं। बाकी आप फालतू में आपको कोई इश्यू नहीं है और पूछ रहे हो पापा से, "पापा दादाजी क्या खाते थे?" कोई मतलब नहीं है कोई उससे। मतलब अगर आपको एक्चुअल में इस टाइप का पेन फ़ील कर रहे हो आप, हम्म, तो आप कर सकते हो। या आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो साइन है, हम्म, ठीक है? कई बार ये भी हो सकता है कि हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। हम्म, आपने जैसे बताया वैसे ही 7, 8 और 8, 7 लेकिन मुझे तो कभी इश्यू आया ही नहीं। आए नहीं। ठीक है ना, आगे आ सकता है ना। सही बात। मतलब आप नहीं आया अच्छी बात है, हम्म, थैंक्स टू गॉड, हम्म। ठीक है? लेकिन अगर आप प्रिकॉशन कर सकते हो उस चीज़ का। और उसमें कुछ वही बात साइड इफेक्ट तो कोई है ही ऐसी कोई नहीं। चीज़ नहीं बताई मैंने हाँ, आपको कि आप है ना सोने के अंदर मोड़ा हाँ, आती ये पहन लो, आपके 2-3 लाख का तो मैंने वैसे ही खर्चा बता दिया। आप हाँ, मेरे पास आए थे पैसे के चक्कर में कि पैसा हाँ, है नहीं मेरे पास, हाँ। कर्जा कैसे उतारूँ? मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा करो 3 लाख के पहले तो ये चीज़ पहनो। मतलब काफी सालों में सर मैंने एक चीज नोटिस करी है, हुँ, चाहे हुँ। एकता कपूर का एग्जांपल ले लो, राइट, हाँ, हाँ। ऋतिक रोशन का ले लो, मैं समझ गया आपका आप कहाँ जा रहे हो अब। हाँ, करण जौहर का ले लो, और भी पता नहीं कौन कितने ही लोग हैं। किसी के नाम में ए एक्स्ट्रा आ गया, हुँ, किसी में हुँ। के एक्स्ट्रा आ गया, हुँ, हुँ। किसी में कुछ था ही नहीं वो भी आ गया। हुँ, हुँ। तो नाम बदलने की परंपरा काफी टाइम से चल रही है। तो ये जो नाम वाली जो लॉजिक है हुँ, आपके हुँ। न्यूमरोलॉजी में, इसको हुँ, पहले तो हाई लेवल पे कि क्या ये सच में होता भी है? हुँ। अगर होता है तो फिर उसके बारे में थोड़ी डिटेल की आखिर क्या होता है? कैसे न्यूमरोलॉजी से हैंडल करते हो आप? ठीक है, मैं आपको एक वन लाइनर आंसर करूँगा, हुँ, ठीक है? उसके बाद मैं डिटेल में आंसर करूँगा। ठीक है। वन लाइनर आंसर है, अगर आप मानते हो तो होता है। अच्छा। अगर आप मानते हो तो होता है, अगर आप नहीं मानते तो नहीं होता। सब आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। हुँ, आपको लगता है कि यार मेरे नाम में एक वर्ड चेंज करने से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, हुँ, तो होती है। आपको लगता है कि ये पागलपंती है और ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना? तो नहीं हो सकती। सिंपल, सिंपल वे में। अगर ओके। आपको लगता है यानी मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने ये मैसेज दिया है हुँ, कि ऐसा चेंज करने से ऐसा हो जाएगा, हुँ, तो वो होगा। ओके। और आपने किसी के कहने पे नाम चेंज कर लिया, आपने पैसे भी दे दिए सामने वाले को, क्या कर लिया, लेकिन आपका माइंड उसको मानने के लिए रेडी नहीं है अभी तक। हुँ, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसने, ठीक आपकी है। सोल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हुँ, वो नहीं होगा। आप मरते मर जाओ, आप साल भर यूज़ कर लो, 2 साल यूज़ कर लो, नहीं होगा वो। ओके, तो तो सिर्फ़ सबसे चेंज पहले करना ही इनफ नहीं है, एक्सेप्ट भी करना होगा उसको। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अगर मैं किसी से नाम चेंज करवाता हूँ ना, कम से हुँ, कम 45 डेज़ तक उसको बोलता हूँ कि इसको लिखना एक कॉपी के अंदर रेगुलर, हुँ, एक पन्ने पे रोज़। अच्छा। कम से कम 45 पेज आप रोज़ लिखोगे ना, जब आपके कहीं न कहीं आपको ना लिखे थे ना, लिखने से चीज़ डायरेक्ट माइंड में जाती है हुँ, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको समझता है, हुँ, उसको उतारता है बॉडी हुँ, में, मास मेमोरी में, हुँ, तो वो चीज़ करना ज़रूरी है। ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो बात की है। तो ये जो नाम जो चेंज भी करते हैं, तो हाँ। उसको एक नंबर पे लाने के लिए तो चेंज करते हैं। हुँ, हुँ। तो उसमें कोई ना कोई जो अपन एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट लगाया, हुँ, हुँ। उससे वो एक नंबर ही तो मीट करना चाहते हैं। करेक्ट, यही लॉजिक है या कुछ यही और लॉजिक लॉजिक है? है। यही लॉजिक ये बेसिक लॉजिक है, अच्छा, ये बेसिक लॉजिक है। ये तो बेसिक फिर लॉजिक एडवांस है। बता दो। हाँ, ये बेसिक लॉजिक है और ये बेसिक लॉजिक मैंने आपके पिछले वाले पॉडकास्ट में बताया था। अच्छा, बता दिया था? तो भाई लोग फिर आई बटन पे क्लिक करके देख बिल्कुल। लेना। ये बेसिक लॉजिक है, हाँ, ठीक है ना? क्योंकि बेसिक से काम नहीं चलता एक्चुअली। ओके। काम क्यों नहीं चलता बताता हूँ आपको, है ना? ये मैंने भी फेस करी ये चीज़। आज के 5 से साल पहले जब मुझे बेसिक नॉलेज थी, हुँ, ठीक है? आज भी मैं बेसिक ही मानता हूँ क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे सब पता है, हुँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे से बहुत अच्छे-अच्छे मेंटर्स हैं, जिनसे मुझे सालों तक सीखना है। ओके। पहली चीज़ तो ये है ना? तो लेकिन हाँ, अभी तक जितना सीखा मैं उतना शेयर कर सकता हूँ आपके दर्शकों से, ठीक है? तो पहले क्या था कि नाम में मान लो कोई नाम है XYZ, उसका नाम आ रहा है 18 पे आ रहा है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल 18 हम कोड मान लेते हैं, 18 पे आ रहा है। हुँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो एंटी है। ये सिर्फ़ फर्स्ट नेम या टोटल नेम? ये टोटल नेम, टोटल नेम। ठीक है? टोटल फर्स्ट नेम मान लो आप चलो। चलो फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम 18 पे आ रहा है, टोटल नेम 34 पे आ रहा है लेट्स से, ओके। है ना? तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ अल्फ़ाबेट ऐड कर दिया जो जिससे कि वो सेट बैठ गया। हुँ, जे लगा लिया, एम हुँ, लगा लिया, ठीक है? बीच में के भी लगा दिया हुँ, या फादर के नाम का इनिशियल ले लिया। हुँ, फादर के नाम से नहीं हो रहा तो वाइफ़ के नाम को भी हम लगा सकते हैं, ओके। है ना? वाइफ़ के नाम का इनिशियल ले लिया। उससे भी नहीं बैठ रहा तो हमने वाइफ़ का पूरा नाम ले लिया। आप देखोगे ना फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, हुँ, तो कई लोग वाइफ़ का नाम बीच में पूरा लिखते हैं। हाँ, जैसे है ना मनोज रचना मिश्रा, तो लिख करेक्ट। सकते हैं लोग कोई इश्यू नहीं है। वो इसलिए लिखते हैं। वो अच्छा, हाँ, ताकि उनका नाम बैलेंस करने के लिए किसी ने उनको राय दी होगी या कंसल्ट किया होगा उन्होंने। ठीक है। या उसका नाम का इनिशियल ले लिया, हुँ, ये करते हैं, ठीक है? लेकिन इससे भी आगे जाके चीज़ें होती है।
ठीक है, वो कब पता लगती है हमें, जब हमें 3-4 साल बाद कोई पर्सन ये बोलता है, थोड़ा सा नॉलेज वाला, कि भाई आपने जो नाम सेट किया है ना वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है साहब? क्योंकि आपने जो ये अल्फाबेट लगाया ना जो 4th पोजीशन पे, यहाँ पर ये आपको ये इशू आएगा। और जब हम बोलते हैं कि हाँ यार ये इशू तो आ रहा है, यानी कि आपका नाम अल्फाबेटिकली तो सही हो गया, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके मूलांक से, भाग्यांक से, आपके सनशाइन नंबर से, ठीक है, वहां से भी वो सिंक्रोनाइज हो गया, यानी वो जेलअप हो गया। लेकिन उसकी हर एक अल्फाबेट की पोजीशनिंग भी देखनी पड़ती है। ओके। यानी कि आपका जैसे मान लो रमेश है, तो आर पहले पे आ रहा है, ए दूसरे पे आ रहा है, तो आर जो पहले पे आ रहा है ना वो क्या बोलेगा, या ए दूसरे पे आ रहा है वो उसका एक मतलब है, या रमेश में एम तीन पे आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। अगर हमने एक और एम लगा लिया वहां पर, तो वो क्या चीज बिगड़ेगी और क्या चीज सही होगी उससे। यानी आपको अल्फाबेट की पोजीशनिंग भी देखनी पड़ती है। ठीक है, आप हमारे जितने भी नाम होते हैं उनके जो 3 अल्फाबेट होते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला आपकी आइडेंटिटी दिखाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है राम, ठीक है, अब राम में पहला जो अल्फाबेट है वो आर है, आर को हम मानते हैं मून, 2, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी, थोड़ी सेंसिटिव होगी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली होगी, सबके लिए सोचेगा वो, ठीक है। सेकंड आता है आपका ए, ठीक है, तो सेकंड जो प्लेसिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्पीच, यानी स्पीच कैसी होगी। अब ए का मतलब क्या है, 1, सूर्य, तो उसकी स्पीच कैसी होगी, डायरेक्ट बोलेगा वो बंदा, ब्लंट बोलेगा वो बंदा, ठीक है। एम, ठीक है, वो आता है तीसरे पे, एम का मतलब है 4, और तीसरी पोजीशन होती है एक्शन की। कोई भी पर्सन कैसा एक्शन लेगा लाइफ में वो उसके नाम के 3rd अक्षर से पता लगता है। ओके। ठीक है, ऐसे ये खूब सारी होती है आगे तक। आपके रिलेशनशिप के लिए देखना है आपको, तो 7th पे कौन सा आ रहा है, यानी आपकी स्पेलिंग का 7th अल्फाबेट इज डिनोट टू रिलेशनशिप। अगर वहाँ अच्छा शब्द है, मान लो ए है ना, 3 है, 6 वाला है, तो रिलेशनशिप शानदार, रोमांटिक। अगर आपने वहाँ डाल दिया राहु, वहाँ डाल दिया एम, तो आप समझ जाओ फिर, या डाल दिया आपने 7 वाला कोई, पी डाल दिया, क्यू डाल दिया, है ना, वो तो 8 वाले हो गए, है ना, ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर। तो प्लेसिंग और पोजीशनिंग भी देखी जाती है नाम की। नाम निम्नोलॉजी इतनी इजी नहीं है जितना हम समझते हैं कि हाँ जी हमने एक चार्ट उठाया शेल्डियन का, 1 2 3 4 5 6, वो तो पहली क्लास का बच्चा भी कर लेगा आराम से, उसमें क्या आपने तीर मारा। तो आपकी लाइफ, और वो आपकी लाइफ के हिसाब से सेट किया जाता है कि आपको पेन क्या है। आपको सिर में दर्द हो रहा है, मैं आपको पेट दर्द की दवाई दे रहा हूँ, पेट दर्द सही हो जाएगा, मैंने दवाई सही दी है, दवाई की कमी नहीं है, लेकिन मैंने आपको कंसल्ट गलत किया है। करेक्ट भाई आपको प्रॉब्लम मैंने सुनी नहीं ना, मैंने आपकी, आप बोल रहे हो यार सिर में दर्द है, हाथ में दर्द है, मैं आपको अलग दवाई दे रहा हूँ। दवाई की वैल्यू डबल, दवाई की जो क्वालिटी है वो तो सही है, लेकिन आपको अलग असर नहीं करेगी, वो साइड इफेक्ट और अलग डाल देगी बस। ओके। इसलिए कई बार लोग कहते हैं यार नाम तो बदल लिया, नाम लेकिन बदल फिर भी लिया कोई लेकिन फर्क तो काम पड़ ही नहीं कर नहीं रहा, नाम बदल लिया लेकिन हाँ। काम नहीं कर रहा। वैसे ही दशा वाली हमने बात करी थी कि यार दशा, इन्होंने तो बताई थी कि दशा ऐसी चल रही है, मेरे तो यार दिक्कत हो रही है, इन्होंने बोला अच्छा टाइम चल रहा है यहाँ तो लंका लगी पड़ी है, तो वो सिंक्रोनाइज होगी कैसे? आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ रहे हो, ये कहना कि चीजें मिसिंग रहती हैं। मिसिंग रहती है। नाम अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, मतलब नाम। एक चीज और बता दूं आपको सर, कि न्यूमरोलॉजी के अंदर केवल एक ही रेमेडी होती है, वो है नेम बैलेंसिंग। बाकी अच्छा। जितनी भी रेमेडीज की हम बात करते हैं ना, वो या तो कुछ वास्तु की है, फेंग शुई की है, या एस्ट्रोलॉजी की है। न्यूमरोलॉजी की अपनी खुद की रेमेडी जो है वो केवल और केवल नेम बैलेंसिंग है। अच्छा। हाँ, जबकि बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि 1 नंबर हो, सूर्य के जल चढ़ाओ, वो न्यूमरोलॉजी की रेमेडी नहीं है, वो उस प्लेनेट की रेमेडी है। प्लेनेट की तो ओके। यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी न्यूमरोलॉजी की मुझे रेमेडी आती है, होती नहीं है न्यूमरोलॉजी में रेमेडी। रेमेडी है क्या? हाँ, रेमेडीज प्लेनेट की हो सकती है। वो एस्ट्रोलॉजी में भी वही चीज है कि 1 नंबर वाले को ये करना है, 2 नंबर वालों को वही करना है, उसमें रॉकेट साइंस क्या है? करेक्ट। न्यूमरोलॉजी में तो एक ही रेमेडी है, और वो इतनी इजी नहीं है कि आपने 1 + 1 = 2 तेरा काम हो गया, ऐसे नहीं काम करेगी वो। उसकी प्रोसेस होती है, और किसी भी नाम को इफेक्ट में लाने के लिए मिनिमम 9 महीने का टाइम लगता है। उस रेमेडी को इफेक्ट में हाँ, लाने जैसे के आपने लिए। मान लो मैंने किसी का नाम चेंज किया, हाँ। एक तो नाम चेंज नहीं बोलते हम इसको, नाम बैलेंस बोलते हैं। ओके। नाम चेंज होता है कि आपने नाम ही बदल दिया, पूरे बदल दिया है ना? आप तो बैलेंसिंग कर रहे हो। हम को नाम को बैलेंस करते हैं, तो यहीं लोग कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन से ही आगे नहीं बढ़ पाते। नाम चेंज कर दो मेरा, नहीं भाई, नाम चेंज आप कर ही नहीं सकते। हाँ, मतलब ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आप उस चीज को फेस करने के लिए रेडी हो कि पूरी दुनिया बोलेगी क्यों नाम चेंज किया, है ना? अगर रेडी हो तो कर लो, लोग करते हैं, है दुनिया में ऐसे लोग जो करते हैं।
मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 40 साल की उम्र में नाम चेंज किया है, लेकिन वो एक बहुत अजीब सी प्रोसेस है वो। मतलब मैं तो उस पर नहीं जाता, मैं प्रेफर भी नहीं करता। हाँ, आपका बच्चा है कोई और उसने 10th क्लास अभी तक पास नहीं करी, यानी उसके सर्टिफिकेट वगैरह में आप अभी तक कुछ कर सकते हो और आपको लगता है कि यार पता लग गया कि नाम सही नहीं है ना? कोई 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, तो करवा लेना चाहिए और चेंज ही करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसके नाम को बैलेंस कराओगे ना, ए लगाओ, बी लगाओ, वो बेचारा बच्चा जीवन भर परेशान रहेगा इस चीज़ से, क्योंकि वो उसने नहीं किया है। बस उसको जवाब देना पड़ेगा पूरे स्कूल को, कॉलेज को, यार तेरे नाम में डबल क्यों है? वो जवाब देता-देता परेशान हो जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए ये मेरी ये राय है, आपको लगता है कि आपके बच्चे का नाम सही नहीं है और आपको सिग्निफिकेंट भी दिख रहे हैं उसमें ऐसे, तो आप चेंज ही करो उसको। आप उसको ना बैलेंस मत करो। बैलेंस कर सकते हो, लेकिन मत करो। क्योंकि वो बच्चा है ना, फिर आपको है ना बाद में बोलेगा पापा ने पता नहीं क्या यार जीवन में कर दिया, जीवन भर जवाब देना है मुझे इसके बारे में। तेरे नाम में 2 बार एक क्यों आता है? हाँ। जैसे भी अपन ने बात करी कि भाई सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन किए बिना अपन कैसे फटाफट बता सकते हैं। बट जैसे अपन ने कई बार देखा है अपने स्पेशली अपने पेरेंट्स के टाइम पे बहुत सारे लोगों को अपनी सही डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होती। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है यार मेरे को डेट ऑफ बर्थ जो पता है मैं श्योर नहीं हूँ कि सही है कि नहीं है, या फिर वो बोलता है कि मुझे पक्का ही पता है गलत है, तो फिर आपकी कौन सी न्यूमरोलॉजी की जो मेथड है वो काम करती है? उसमें फिर आपके काम आएगी टाइम न्यूमरोलॉजी। टाइम न्यूमरोलॉजी। जी। ओके। आपने सुना है पहले इसके बारे नहीं। में? हमने तो आजकल के ऐड जो देखे बस वही सुने हैं, मोबाइल नंबरोलॉजी। टाइम न्यूमरोलॉजी इज लाइक कि आपके पास कोई पर्सन आया, हाँ। उसने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी शादी कब होगी ओके। या मेरे बच्चे की शादी कब होगी, तो इसका आंसर आप नहीं दे सकते क्योंकि एक क्वेश्चन ही गलत है। पहली चीज है ना, टाइम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपके पास एक पर्सन आया, उसने पूछा क्या मेरी शादी 2026 में होगी, तो दिस इज ए वैलिड क्वेश्चन। ओके। ठीक है, क्योंकि उसने एक ना एरिया बता दिया कि हाँ क्या मेरी शादी 2026 में या 27 में होगी, उसने एक टाइम लिमिट बता दी, तो वहां पर हम उसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। ओके। केवल यस और नो में, नो इन डिटेल कि कैसी होगी, क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन यस और नो में हम डिटेल दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? जिस दिन वो पर्सन आया है आपके पास, जैसे आज आया, तो आज की डेट ऑफ बर्थ प्लस जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसके बाद हम उससे कोई भी एक रैंडम नंबर लेते हैं कि ठीक है 1 से लेकर 100 तक की आप नंबर बताओ, यानी सामने वाला पर्सन बताए, या गूगल से हम कोई भी एक नंबर निकलवा लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन लगाई जाती है उस नंबर की। ठीक है, और उसके हिसाब से उसका आंसर दिया जाता है कि उसमें कितने नंबर आए। जैसे मान लीजिए 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक नंबर होते हैं सौम्य नंबर, एक होते हैं क्रूड नंबर। ओके। है ना, क्रूड नंबर लाइक 7, 4, 8 एंड 1। ठीक है, और सौम्य नंबर होते हैं 3, 6 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ 2 बच गया, 2 नंबर बच गया, तो 2 का ऐसा नेचर होता है कि अगर ये दिन में आपके पास पर्सन आया क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो हो जाएगा क्रूड नंबर में 2। और अगर नाइट में पर्सन आ रहा है आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए, नाइट मीन्स चांद निकलने के बाद, तो वो हो गया सौम्य नंबर, क्योंकि 2 को हम मून से लेते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि आपके उस आंसर के अंदर कितने क्रूड नंबर और कितने सौम्य नंबर आए। अगर ज़्यादा क्रूड है तो आंसर आपका होगा नो। अच्छा। ठीक है, अगर आपके पास सौम्य ज़्यादा है तो आंसर होगा यस। लेकिन इसमें एक लोच है। हाँ। इसमें एक लोच ये है कि जो पर्सन आंसर दे रहा है ना, उसका लेवल होना चाहिए। हर आदमी नहीं दे सकता। उसका इंट्यूटिव लेवल अच्छा होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी मतलब जैसे ना थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप से, तब जाके उसका आंसर ज़्यादा वरी करेगा। ओके। आप ऐसा भी बता सकते हो कि आज चेन्नई मैच जीतेगी, तो इसका आंसर हो सकता है इससे। अच्छा। बिल्कुल हो सकता है इससे। मतलब प्रेडिक्शंस किए जा हाँ, सकते हैं। प्रेडिक्शन किया जा सकते हैं। ठीक है, फिर ड्रीम 11 पे टीम बना के जीत सकते हैं। मैं उसको प्रमोट नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। ठीक है। और तो लोग अपन करते हैं, लोग करते हैं, ऐसा करते हैं? लोग करते हैं, अच्छा। लोग करते हैं। तो पता है वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? आई डोंट नो, लेकिन करते हैं लोग, मुझे पता ओके। है। नहीं, क्योंकि ये अपने इंडिया में सरकार को इसको बंद करवाना पड़ा, इतना ज़्यादा इसमें लोगों को नुकसान उठाना पड़ मैंने रहा इसलिए बोला कि इसके बारे में थोड़ा-सा बचते हैं बात करने से, क्योंकि कहीं एक भी जने के अगर हिट कर गया, अच्छा ऐसे करते हैं चलो, हाँ। तो वो नुकसान ही है एक तरह से। तो सर अब अपन बढ़ते हैं अभी, जो मैंने भी पिछले 1-2 महीने में जो एड्स देखे हैं ना न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वो नंबर वाली रील से आगे बढ़ चुके हैं और वो मोबाइल नंबर्स को बहुत टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के पास फ़ोन है, नंबर्स हैं, अपना नंबर इंसान शेयर करता ही रहता है, अपने नंबर के बारे में बात करता ही रहता है। तो उस मुझे नहीं पता है कितना सच है, इसको क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है, उसमें डराया जा रहा है एक तरीके से
ये तो भाई तुम्हारे मोबाइल नंबर में ये अगर 4 बार 4 हैं तो घर में किसी को कैंसर होगा ही होगा। मतलब हो सकता है मैं नंबर कुछ आगे पीछे बोल रहा हूँ, बट इस तरह के एड्स हैं कि अगर ऐसे नंबर है तो कैंसर होगा, अगर ऐसा है तो आपके ऐसे होगा। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है, इसके ऊपर आप अपना एक एक्सपर्ट व्यू ज़रूर बताएँ हमारी ऑडियंस के लिए कि ऐसा हो तो ही टेंशन लेने की बात है, अदरवाइज़ जैसे हो मस्त रहो। हाँ, नेक्स्ट टाइम आप जब ऐसी कोई रील देखो कि 4-4 हैं और कैंसर होगा, तो उसमें एक कमेंट डाल दिया करो कि कैंसर है ना तम्बाकू से और दारू से होता है। पहली चीज़ तो ये है, नंबर से नहीं होता। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि देखो, आज हम बात कर रहे हैं हम कैसे मिले, एक नंबर के थ्रू ही मिले। हुँ, मैंने आपको आपके ग्रुप पे मैसेज किया, वो एक नंबर के थ्रू ही किया। हुँ, आज हम बैठे हैं, एक नंबर हमारे लिए मीडियम है, ठीक हुँ, है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे मैं यहाँ पर आया, बैठा, हुँ, और जो मेरे क्लाइंट आते हैं, वो सब कुछ नंबर ही है। तो बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हुँ, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डाले, ओके, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है, ठीक है? जो लोग नहीं मानते, मत माने, आँख बंद कर लो, मत मानो, कोई वो ठीक है ना? कई बार वो लोग है ना बाइस होते हैं चीज़ों से कि मुझे नहीं माना तो नहीं मानना मुझे, अंदर से मानते हैं, ठीक है? अंदर से मानते हैं, लेकिन वो एक हो जाता है, बाइसनेस हो जाती है कई बार कि नहीं मानना, ठीक है? फिर क्या मोबाइल का टोटल इनफ है? कि जैसे मान लो मेरे मोबाइल का टोटल 46 आ रहा है और 46 नथिंग बट 1, 1 तो क्या 1 इनफ है? ठीक है? सबसे पहले तो 1 को देखा जाएगा, टोटल को देखा जाएगा आपके बीएन से, यानी बर्थ नंबर से, फिर डीएन से, डेस्टिनी नंबर से, उसके बाद आपके सनशाइन नंबर से। सनशाइन नंबर आपका हर जगह वरी करेगा, ओके, जो लोग नहीं करते, हर जगह काम आएगा वो। तो इन तीनों से वो या तो फ्रेंडली हो हुँ, या न्यूट्रल हो। एनिमी है तो नहीं चलेगा, कट गया वो नंबर। कितना भी अच्छा नंबर हो वो, कट गया। अगर वो आपके लिए एनिमी है तो वो नहीं चलेगा। हो सकता है किसी दूसरे के लिए अच्छा हो वो, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, ओके, ठीक है? दूसरा आते हैं इसके इंटरनल कंपाउंड पे, हुँ, कि जैसे नंबर आ गया 98294, तो 29 क्या बोलता है, 98 क्या बोलता है, इनके भी एक पर्टिकुलर मतलब होते हैं, हुँ, ठीक है? तो कुछ कंपाउंड पॉजिटिव होते हैं, यानी बेनिफिक होते हैं, कुछ कंपाउंड मैलेफिक होते हैं। तो ओके, हमेशा हमें जो पॉजिटिव या बेनिफिक कंपाउंड होते हैं उन पे नंबर पे जाना चाहिए, मैलेफिक को थोड़ा-सा इग्नोर करना चाहिए, ओके, ठीक है? तीसरी चीज़, मल्टीपल नंबर को हमें इग्नोर करना चाहिए, 4 4 4 4 हुँ, 4, 4 चौके 5 है ना? पंजे 5 5 5 हाँ, 5 7 5 सत्ते 6 6 6 6 6, वो प्रीमियम होते हैं, ईज़ी टू रिमाइंड होते हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन बकवास होते हैं, वाहियात होते हैं। वो हमें मतलब परेशान करेंगे। आप 5 ले लोगे, अगर ले लो आप 5 5 5 5, बंदा पड़ा ही रहेगा आराम से एसी के अंदर, काम-वाम करेगी जनता आराम से। ले बैक एटीट्यूड, हुँ, कल देखेंगे ना यार, हुँ, ठीक है? 6 नंबर ले लो, एक साथ ले लो 6 छक्के आप आराम से आप। पता ही नहीं है काम का, घूमे जा रहा है बंदा आराम से, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अति हर चीज़ की बुरी होती है। ओके, मतलब आप जहाँ आपने अति कर ली ना वो बेकार है, लेकिन आप बिज़नेस में ले सकते हो वो नंबर। बिज़नेस में ले अगर आपका बिज़नेस का नेचर उस टाइप से जेल करता है तो आप ले सकते हो वो नंबर। ओके। एक और लॉजिक मैंने देखा है कि जो नंबर है, जब हुँ, ये हुँ। चलती बात कि नंबर लेना कौन-सा चाहिए, तो उसमें बताते हैं कि घटते नंबर नहीं लेने के बजाय चढ़ते नंबर लेने हाँ, चाहिए। बिल्कुल। डबल 3 या 5, हाँ, 6, डबल हाँ, 6 बिल्कुल ऐसे। लेने चाहिए, हाँ, लेकिन वो लिस्ट है। अच्छा, मतलब कि आप उस पे नहीं भी जाओ तो भी चलेगा, ओके। क्योंकि आपको उस पे ढूँढने में पसीने आ जाएँगे, कि नंबर का टोटल भी अच्छा हो, हुँ, अंदर के कंपाउंड भी अच्छे हों हुँ, और वो बढ़ते हुए क्रम में भी बढ़ते हो। वगैरह में। वी आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, और दूसरी नंबर जो जो हमारे मतलब किसी भी मोबाइल नंबर के आखिरी के जो 4 डिजिट होते हैं ना, हुँ, उनका ही असेंडिंग नंबर होना चाहिए, हाँ, सबका नहीं होना चाहिए, सबका नहीं सबका नहीं होना करेक्ट, चाहिए। करेक्ट। तो सर मोबाइल बहुत पर्सनल हो गया। एक और नंबर है जो पूरे वर्ल्ड में जिसकी बिडिंग होती है, कार का नंबर। ओके, दुबई ओके। जैसे देशों में तो पता हुँ, नहीं कितने-कितने करोड़ों की बोली लग जाती है उन हाँ, फैंसी नंबर्स को लेके। हाँ, तो क्या कार के नंबर्स पे भी न्यूमरोलॉजी कुछ काम करती है? 101% करती है। अच्छा। हाँ जी। अब आपने कार नंबर की बात करी है, तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा, ठीक है? देखो, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हमारी एक नंबर प्लेट होती है, जैसे फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल RJ45CP फिर नंबर, हुँ, है ना? हुँ, या MH01 फिर कुछ कोड, हुँ, फिर नंबर, हुँ, ठीक है? और उस नंबर का जो साइज़ होता है, हमारे हुँ, नेम प्लेट का जो हुँ, साइज़ होता है, हर एक नंबर का एक सेम होता है। हुँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो नंबर का साइज़ 20 है, हुँ, 20 का फ़ॉन्ट साइज़ है। वो सब अगर RJ20 लिखा हुआ है, तो आखिरी तक 20 ही लिखा रहेगा। सही बात है। ठीक है? लेकिन आप दुबई जाओगे, हुँ, तो दुबई में नंबर प्लेट पे साइड में लिखा होगा दुबई, हुँ, DUBI, छोटा नीचे लिखा होगा A हाँ, या B या हुँ, C, कोई कोड होता है, हुँ, और साइड में नंबर लिखा हुआ होगा आपका। हुँ, नंबर लिखा होगा बहुत बड़ा, हुँ, ठीक है? आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तो वहाँ पर तो ये है कि आपने बोल दिया यार मेरी गर्लफ्रेंड का नाम जेनी है, हुँ, ठीक है? तो आप जेनी लिख हाँ, लो वहाँ पर। यूएस में भी ऐसा ही है। हाँ, हाँ, आप लिख लो। करेक्ट। लेकिन
उस जेनी का जो कंपाउंड आ रहा है वो हम्म। आपकी डीएन से, बीएन से, एसएन से सही होना चाहिए। अगर वो जेल अप करता है हाँ, तो फाइन है, ठीक है। ठीक है। अब साइज की बात क्यों करी मैंने नंबर्स की? इंडिया के अंदर अगर सेम साइज होता है तो हमें जब कैलकुलेट करते हैं उसका एक मान, जो भी एक योग कैलकुलेट करते हैं, तो वो आरजे को भी लेना चाहिए हमें, 45 को भी लेना चाहिए, सीपी को भी लेना चाहिए, और आखिर में जो नंबर आ रहा है उसको भी लेना चाहिए, ओके। ठीक है। इसमें कई लोग केवल आखिरी के 4 नंबर जो गाड़ी के होते हैं उनको लेते हैं, हम्म, और कई न्यूमरोलॉजिस्ट पूरे नाम को लेते हैं, पूरे नंबर को लेते हैं, ओके। ठीक है। जो नहीं लेते उनका ये इसमें वो रहता है कि यार ये तो सीरीज है, हम्म, ये तो लाखों लोगों के लिए सेम ही रहेगी। हम्म, तो ठीक है, मतलब एक मत है, कोई सही गलत की बात नहीं है। ओके। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे नंबर से मैं उस चीज़ को अलाइन करूँ, ठीक है। ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए कि साहब गाड़ी जीवन में बंदा 1 बार, 2 बार, 3 बार लेगा, एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी, ठीक है ना? और बहुत चांसेस हैं कि वो बंदा आपके पास आए नहीं नंबर के लिए, वो बाद में आए चेक कराने के लिए, लेकिन नंबर आ चुका है उसका आरटीओ से, नंबर आ चुका है आरटीओ से। अब क्या करें? और अब पता लग रहा है कि ये तो टोटली एंटी नंबर है, ये तो बिल्कुल ही एंटी नंबर है भाई, तू बाहर निकाला के गाड़ी भिड़ेगी तेरे तो, ऐसा नंबर है। तो क्या करें? गाड़ी के नंबर चेंज नहीं हो सकते? ऐसा भी नहीं है प्रैक्टिकल कि गाड़ी बेच दे यार, दूसरी लेंगे, गाड़ी नंबर सही नहीं है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? सिंपल सी रेमेडी कर सकते हो आप, सब कर सकते हैं सुनने वाले, ठीक है। गाड़ी को लेके जाओ आप नंबर प्लेट वाले के पास, उसको बोलो भाई नंबर प्लेट खोल इसकी, इजीली खुल जाएगी। उसके बैक साइड पे रेड कलर कर दो, अच्छा। उसके बैक साइड पे रेड कलर कर दो बढ़िया वाला, और दोबारा लगा दो उसको। इतना सा काम करना है आपको। 100 से 200 रुपये का भी खर्चा नहीं आएगा। आपकी गाड़ी पे कोई भी नंबर हो, सब चलेगा। अच्छा, तो अभी आपने जो नंबर बताया कि कैलकुलेट करने वाला, तो वो कैलकुलेशन क्या हम खुद हमारे लेवल पे चेक कर सकते हैं कि ये मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट से कराने में सेफ्टी रहेगी? दोनों चीज़ें कर सकते हो आप। आप चैट जीपीटी पे डालोगे ना, हालाँकि मुझे बताना नहीं चाहिए, अजीब सा लगेगा। अगर कोई बिगिनर न्यूरोलॉजिस्ट देख रहा होगा ना, बोलेगा ये हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। हाँ, है ना? तो वहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन उसमें वही चीज़ आएगी, क्योंकि आप एक्सपर्ट के पास जाओगे ना अगर आप, तो आपके लिए वो ढंग से चीज़ बताएगा, आपके एसएसएन नंबर, बीएन नंबर, डीएन नंबर, वो आपका नाम भी देखेगा, आपके नाम से भी अलाइन करेगा। तो हमेशा एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, हमेशा एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। मतलब जहाँ यार देखो सीधी सी बात है, जहाँ आप 1.5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, टू व्हीलर, या 10-15 लाख की एक 4 व्हीलर खरीद रहे हो, तो अगर आपने 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को दे दिए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और आपकी वो आपकी वेलबीइंग जो चाहता है वो बंदा। फिर इसमें वही चीज़ आएगी, लेकिन अगर आप मानते हो तो, अगर आप मानते हो तो। अच्छा। अगर मैंने बोला कि नंबर सही नहीं है और आप मान रहे हो चीज़ को, तो आप सही कराओ। आप न्यूमरोलॉजी को ही नहीं मानते, तो फिर आप बात तो ही खत्म मतलब होगी, ही फिर नहीं। बात ही खत्म होगी। हो सकता है फिर वो बंदा कपिल शर्मा का शो देख रहा होगा, अपना पॉडकास्ट देखेगा भी नहीं वो। भाई वो भी देखना, हमारा भी देख लेना। तो दोस्तों, हमने एक कोशिश की न्यूमरोलॉजी को थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके डिस्कस करने की, क्योंकि हमने बेसिक वाला तो जैसे पहले बताया कि हम लोग ने डिस्कस कर ही लिए थे पिछले पॉडकास्ट में। तो आज का ये हमारा जो अटेम्प्ट था, आप लोगों को उस बेसिक से आगे ले जाके और सारी चीज़ें बताने का। आप ऑनेस्टली हमें फीडबैक देना, कमेंट सेक्शन में देना, दिल खोल के कमेंट में लिखना कि आपको ये हमारी जो कोशिश है, हमारा जो अटेम्प्ट है, वो कैसा लगा। उसी फीडबैक के हिसाब से हमने सर के साथ आगे और भी पॉडकास्ट प्लान किए, जिसमें हम आगे और बहुत अच्छी-अच्छी नई-नई फील्ड्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में काम करती है। हम उनके ऊपर सर से फिर से पॉडकास्ट में बुला के डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आपके कमेंट्स ये बताएंगे कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो प्लीज़ दिल खोल के खूब सारे कमेंट करना, अपने फीडबैक शेयर करना। सर से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना, ताकि उनको भी हम अगले पॉडकास्ट में अकोमोडेट करें और सर से उनके जो एक उनकी स्टाइल में जो जवाब देने का तरीका है, उस स्टाइल में हम सर से जवाब लेंगे। तो मनोज जी, मुझे तो बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया आज पॉडकास्ट करके, और मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी को हमने थोड़ा फन से भी जोड़ा, थोड़ा डर से भी जोड़ा, सीरियसनेस से भी जोड़ा, और साथ ही साथ अवेयरनेस से जोड़ा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फन से जोड़ना जरूरी है। अगर फन से नहीं जोड़ेंगे ना तो फिर मजा नहीं आता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और आपने इतनी देर अगर हमें झेल लिया तो मतलब हमने कुछ अच्छा ही किया होगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच।